इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में क्या क्या इनकम आएगा, मेन तो ये पढ़ना है। इसके अलावा दो चार छोटा मोटा टॉपिक और है जिनके बारे में जानकारी रखना जरूरी है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है क्या? जो आपका चारों मेन हेड में नहीं आएगा जो इनकम, वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। ठीक है। जैसे जो इनकम आपको दिखता है कि ये सैलरी में भी नहीं जा सकता, ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में भी नहीं जा सकता, ये मेरा पीजीबीपी भी नहीं है, ये मेरा कैपिटल गेन भी नहीं है, तो फिर वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। ठीक है। देखो इसीलिए पहला लाइन में भी बुक भी यही लिखा, इनकम चार्जेबल अंडर इनकम टैक्स एक्ट विच डज नॉट स्पेसिफिकली फॉल फॉर असेसमेंट अंडर एनी ऑफ द हेड डिस्कस्ड अर्लियर। ओके। जो और कोई हेड में यहाँ डिस्कस कर चुके हैं, 4 हेड, उनमें नहीं आता है तो अदर हेड में आएगा। ठीक है। देखो यहाँ पे आपको कुछ इनकम का नाम भी दिया वैसे, जैसे देखो फॉलोइंग इनकम शैल बी चार्ज टू इनकम टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। नंबर 1 डिविडेंड इनकम, पर ये तो एग्जम्प्टेड है। वो अलग बात हो गया, इनकम हेड में तो आएगा। हाँ। बेटा एग्जम्प्टेड तो ग्रेचुटी भी है कुछ पार्ट, हाँ। एग्जम्प्टेड तो आपका परक्यूजिट्स अलाउंसेस भी पढ़ते हैं, एग्जम्पशन तो आप कैपिटल गेन में भी पढ़े। हाँ। लेकिन उसको इनकम में शो तो करेंगे पहले, फिर एग्जम्पशन क्लेम कर लेना। तो देखो डिविडेंड इनकम लिखा, डिविडेंड इनकम अदर देन डिविडेंड रेफर अंडर सेक्शन 1034 नॉट एक्सीडिंग 10 लाख शैल बी इंक्लूडेड अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। 10 लाख से ऊपर का अगर डिविडेंड इनकम है ना, तो फिर वो आपका बिजनेस बन गया, क्योंकि तब आपका फाइनेंस का बिजनेस है मतलब। अच्छा। उससे कम का है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हेड में जाएगा। और इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिले तो वो एग्जम्प्टेड है, फॉरेन कंपनी से मिले तो वो टैक्सेबल है। ओके। वैसे ही कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, आप अगर आप अपने मेन एम्प्लॉय, की मैन किसको बोलते हैं? की मतलब इंपॉर्टेंट, हाँ। इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे सीईओ, सीएफओ, डायरेक्टर, एमडी। कंपनी का अगर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है तो मेन ओनर। हाँ। अगर इनका इंश्योरेंस करवा के रखते हो, क्योंकि इनको कुछ होगा तो बिजनेस को नुकसान होगा ना, तो अगर इनका इंश्योरेंस करवा के रखते हो आप, और आपको कोई भी पैसा इस इंश्योरेंस से मिलता है, हाँ। तो वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। ठीक। विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेस, कार्ड गेम्स और एनी अदर गेम, ओके। कोई गैम्बलिंग, बैटिंग का कमाई, ये सब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है। ठीक है। और इस पे स्टेट हमें बात है 30% फ्लैट टैक्स लगेगा। हाँ। और इस पे कोई भी आपको 80C से 80U तक कोई भी डिडक्शन भी नहीं मिलेगा। मतलब आप इस इनकम से कुछ भी कमाते हो इस नाम से, हाँ। तो आपको फ्लैट टैक्स लगेगा 30%। अगर सरचार्ज लगता है तो प्लस सरचार्ज प्लस एजुकेशन सेस 4%। ठीक है। इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, आप अगर शेयर सिक्योरिटीज में, डिवेंचर्स में पैसा लगा रखे हो, हाँ। डिवेंचर, बॉन्ड, इनमें पैसा लगा के रखे हो और आपको इंटरेस्ट मिलता है, अदर सोर्स, तो वो अदर सोर्स में जाएगा। ठीक है। इनकम फ्रॉम हायरिंग ऑफ मशीन, आप मशीन भाड़े पे दे दिए, लेकिन वो आपका बिजनेस नहीं है। अच्छा। अगर आपका काम ही है मशीन भाड़े, नहीं पर्सनल का बात नहीं है, बिजनेस का ही एसेट दिए भाड़े पे, लेकिन वो आपका काम, मेन काम नहीं था बेटा। अच्छा। मेरा मेन काम है मान लो स्टील मैन्युफैक्चरिंग, और मेरे जो कोई मशीन, मेरा कोई स्टील बनाने में कोई मशीन काम लगता है, एक आदमी आया बोला हमको 1 हफ्ता के लिए तुम्हारा मशीन मिल सकता है क्या? हम बोले ठीक है, मेरे पास 3 मशीन है, फिलहाल तो 2 ही काम में लग रहा है, तीसरा उतना भी काम नहीं लग रहा है, तुम ले लो 1 हफ्ता के लिए। ओके। और हम वहां से रेंट कमा लिए। तो मेरा मेन काम मशीन भाड़े पे देने का बिजनेस थोड़ी ना था ना। अगर मशीन भाड़े पे देना ही मेरा मेन बिजनेस होता तो अदर में नहीं आता, तो कहाँ जाता? प्रॉफिट एंड गेन। हाँ, ये मेरा बिजनेस हो जाता ना तो पीजीबीपी में चला जाता। हाँ। तो यहाँ पे देखो लिख भी दिया ये बात, इनकम फ्रॉम मशीनरी, प्लांट और फर्नीचर बिलोंगिंग टू द एसएससी एंड लेट आउट ऑन हायर, इफ द इनकम इज नॉट चार्जेबल अंडर द हेड पीजीबीपी शैल बी टैक्स अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ओके। इफ, तो इफ यानी कब? जब वो आपका बिजनेस है। हायरिंग और बिल्डिंग मशीनरी, वही सेम बात बोल दिया। ऊपर बोला था मशीन एंड फर्नीचर, नीचे बोल दिया बिल्डिंग। ओके। यानी आप अपना गोडाउन भाड़े पे दे दिए। आपका मेन काम तो गोडाउन भाड़ा पे दे के भाड़ा कमाना नहीं था, नहीं। तो फिर ठीक है। ठीक है। हाँ। तो ये बेटा कुछ एक मेन इनकम था।
अब एक थोड़ा डिफरेंट आइटम आ रहा है, शेयर इशूड बाय ए प्राइवेट कंपनी एट अ प्राइस एक्सीडिंग देयर फेयर मार्केट वैल्यू। ओके। अगर कोई प्राइवेट कंपनी आपको अपना कंपनी का शेयर दे रहे हैं फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा दाम पे आपसे आप इशू कर रहे हैं, हाँ। तो फिर वो जो एक्स्ट्रा इनकम आया हम्म, वो अदर इनकम में जाएगा। अच्छा। देखो इसका प्रोविजन पढ़ते हैं। शेयर आर इशूड बाय ए क्लोजली हेल्ड प्राइवेट कंपनी। क्लोजली हेल्ड प्राइवेट कंपनी मतलब बेटा प्राइवेट कंपनी क्लोजली हेल्ड ही होता है। प्राइवेट कंपनी में पब्लिक तो ओनर नहीं होता ना, नहीं। प्राइवेट कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं, लेकिन हाँ, बेटा प्राइवेट शेयर प्लेसमेंट में होता है। ये आप प्राइवेट प्लेसमेंट में मत बोलो बेटा, बोलो ये कि कंपनी का जो ओनर है, मेन ओनर, जैसे मान लो रिलायंस अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होता हाँ, तो रिलायंस का शेयर्स किसके पास होता? अंबानीज और उनके फ्रेंड्स, उनके रिलेटिव्स, हाँ। मतलब उनके क्लोजली हेल्ड अच्छा अच्छा। इन लोगों के पास ही शेयर होता। हम्म, तो शेयर इशूड बाय ए क्लोजली हेल्ड कंपनी दैट इज अ प्राइवेट कंपनी टू एन इंडियन रेसिडेंट। इन अदर वर्ड्स सेक्शन 56 to 7B डज नॉट अप्लाई इन केस ऑफ इशू ऑफ शेयर बाय ए पब्लिक कंपनी। तो ऑब्वियस बात है, ऊपर हेडिंग में प्राइवेट कंपनी चिल्लाए जा रहे हैं अपने, हाँ। तो पब्लिक कंपनी का तो कहानी आना ही नहीं था। हम्म, शेयर शुड बी इशूड एट अ प्रीमियम। ओके। ऑब्वियस बात है, तभी तो एक्स्ट्रा वैल्यू होगा। मोर देन फेयर मार्केट वैल्यू क्या होता है? प्रीमियम के साथ। प्रीमियम पे दैट इज इशू प्राइस ऑफ शेयर इज हायर देन देयर फेस वैल्यू। ओके। अब यहाँ पे उल्टा बोले, इन अदर वर्ड डज नॉट अप्लाई इन केस ऑफ इशू ऑफ शेयर एट पार और डिस्काउंट। ऑब्वियस बात है, तो फिर अगर पार और डिस्काउंट पे दिया तो एक्स्ट्रा कमाई आएगा। हाँ, इन ऑल ऑफ द अबव कंडीशंस आर फुलफिल्ड, द डिफरेंस बिटवीन द इशू प्राइस ऑफ शेयर एंड द फेयर मार्केट वैल्यू शैल बी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ओके। फॉर दैट प्राइवेट कंपनी। देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया, द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ द शेयर इशूड बाय ए फॉलोइंग क्लोजली हेल्ड कंपनी। तो बताओ कि कंपनी के हैंड में कितना टैक्सेबिलिटी आएगा। ये देखो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ऊपर का पहले खाली हेडिंग देख लो। नंबर ऑफ शेयर है पहला हेडिंग, हाँ, दूसरा हेडिंग है फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, ओके। तीसरा फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर, इशू। और चौथा इशू प्राइस ऑफ द शेयर। बेटा हम फेस वैल्यू से कंपेयर नहीं करेंगे जनरली, हम उसको issue फेयर price मार्केट से वैल्यू से कंपेयर करेंगे। फेयर नहीं, बाजार में क्या दाम चल रहा है उससे ज्यादा मैं आपको दिया। हाँ, इशू प्राइस एंड फेयर मार्केट वैल्यू। हाँ ठीक है। हाँ, तो देखो यहाँ पे बोला एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसका नंबर ऑफ शेयर कितना है 10,000, हाँ। फेस वैल्यू ऑफ द शेयर 100 रुपीज है, बाजार में उसका दाम 120 चल रहा है, ओके। लेकिन कंपनी दिया जिन लोगों को वो शेयर 130 रुपए पे दिया, तो 10 रुपीज एक्स्ट्रा। अदर्स। तो देखो यहाँ पे इसका क्या कंक्लूजन दिया, द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 56(7B) are attracted in this case since the share are issued at a premium and the issue price is also more than मार्केट वैल्यू। fair market value. The excess of the issue price of share over the fair market value would be taxable in the head of income from other source of the private limited company. कितना अमाउंट नहीं लिखे? बेटा लिख तो दिया 10 रुपए इंटू 10,000। हाँ, पर मतलब हाँ लिख देना चाहिए था, जब इतना ही लिख दिया तो वो लाइन भी लिख ही देना था। ठीक बात है, ठीक है कोई नहीं, अपने कर लिए। 120 और 130 का डिफरेंस का बात कर रहे हैं लोग, हाँ हाँ ठीक है। 100 और 130 का बात नहीं कर रहे हैं लोग। हाँ हाँ, समझ। सेकंड एग्जांपल दिया आपको, बी लिमिटेड एक कंपनी है, 20,000 शेयर है, 100 रुपया फेस वैल्यू है, 120 रुपया मार्केट प्राइस है, इशू किया है 110 में। तो ये अदर इनकम नहीं आएगा इसमें? हाँ, यहाँ पे चार्ज सेक्शन चार्ज नहीं होगा। नहीं होगा। सी लिमिटेड एक कंपनी है, 30,000 इक्विटी शेयर है, 100 रुपया फेस वैल्यू है, 90 रुपया मार्केट वैल्यू है, 98 में इशू की है। तो 8 रुपीज। नहीं बेटा, यहाँ पर एक पॉइंट है, फेस वैल्यू से तो फिर भी नीचे है ना, हाँ, तो फिर अदर सोर्स नहीं आएगा। अच्छा। वो फेस वैल्यू से भी ऊपर होना चाहिए और फेयर मार्केट वैल्यू से भी, अच्छा अच्छा। ठीक है ना। थर्ड वाला डी लिमिटेड है, 40,000 इक्विटी शेयर है, 100 रुपया फेस वैल्यू है, 90 रुपया उसका फेयर मार्केट वैल्यू है, पब्लिक से कोई पैसा ही नहीं लिया। तो नहीं होगा। नहीं, यहाँ पे कुछ और ये लोग आंसर में लिखा है
the provision are attracted in this case since the share are issued at a premium and the issue price is also, यहाँ पे गलती से ये नो लिखा है, यहाँ पे कुछ अमाउंट होना चाहिए था। अच्छा ये नो का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। मतलब इशू ही नहीं किया, नो मतलब तो हाँ तो वही तो बात है यार, नो का मतलब तो हो गया पब्लिक को कोई प्राइस पे इशू ही नहीं किया, हाँ तो ये फालतू बात है। ऐसा कोई सम ही नहीं होगा, ये गलत केस है। ठीक है, नॉर्मल बात अपनी इससे क्या सीखे बेटा, दो बात है, सीधा बात, आपका जो इशू प्राइस है वो आपका फेस वैल्यू से भी ज्यादा होना चाहिए और मार्केट वैल्यू से भी। ओके अगर दोनों सिचुएशन ठीक है हाँ तो जो डिफरेंस है मार्केट वैल्यू और इशू प्राइस में हाँ वो आपका टैक्सेबल होगा। ठीक है। तो आपने अब तक कितना इनकम पढ़ लिए? एक मिनट, सॉरी बहुत ज्यादा ऊपर आ गया। आई तक पढ़े सर। नहीं वो ठीक है, एक बार आइटम्स का नाम डिस्कस करना था हमको, खाली बहुत ऊपर आ गया क्या? मेरा लैपटॉप का ना डाउनवर्ड की खराब है, अच्छा तो अब क्या दिक्कत होता है ना, हम अपने आप ही मतलब वो माउस को पकड़ के करता है ना, हाँ तो जोर से टिप जाता है तो पूरा ही ऊपर भाग जाता है। ठीक, क्योंकि अब हम की से कुछ नहीं कर सकता। चलो ठीक है, तो आपने डिविडेंड पढ़े, कीमैन इंश्योरेंस पढ़े, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज पढ़े, हाँ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज पढ़े, इनकम फ्रॉम हायरिंग ऑफ मशीनरी, इनकम फ्रॉम हायरिंग ऑफ बिल्डिंग विथ मशीनरी, हाँ और शेयर इशूड बाय ए प्राइवेट कंपनी मोर देन इट्स फेयर मार्केट वैल्यू। ओके इतना पॉइंट्स पढ़ लिए, ये सब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का हेडिंग में जाता है। हाँ अगला पढ़ते हैं, इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कंपनसेशन और एनहेंस कंपनसेशन। अगर आपका कोई जमीन है हाँ और गवर्नमेंट उसको कंपलसरी एक्वायर कर लेता है ओके तो कैपिटल गेन में जाता हाँ है ना। आप मेरा बात अच्छे से सुनना, पहले आपका एक जमीन है, हाँ उस पे वहां से मान लो एक हाईवे बन के जाएगा या कोई बहुत बड़ा फ्लाईओवर बनेगा, तो आपका वो जमीन गवर्नमेंट एक्वायर कर लेगा, हाँ लेकिन ये तो कैपिटल गेन का पार्ट है, हाँ क्योंकि आपको 10 लाख का जमीन का मान लो गवर्नमेंट 15 लाख दिया, तो आपको तो 5 लाख जो मिला तो कैपिटल गेन है आपका। हाँ ठीक बात है, लेकिन अगर वो कंपनसेशन मिलने में लेट हो ओके और उस पर इंटरेस्ट भी दे, अच्छा मान लो गवर्नमेंट आपको कंपनसेशन देने के बाद अभी किया था, 6 महीना लेट हो गया कंपनसेशन, गवर्नमेंट बोला था कि मान लो 31 जनवरी के अंदर अंदर कंपनसेशन दे देंगे, ठीक है लेकिन जून में जाके मिला, ओके तो लेट मिला आपको आपका कंपनसेशन, हाँ तो गवर्नमेंट इंटरेस्ट भी देगा आपको, हाँ वो इंटरेस्ट इनकम आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चला जाएगा। ओके ठीक है, हाँ एडवांस मनी रिसीव्ड, एनी सम ऑफ मनी रिसीव्ड एज एन एडवांस और अदरवाइज इन कोर्स ऑफ नेगोशिएशन फॉर ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट is chargeable to income tax under that income from other source if such sum is forfeited। देखो बेटा मजेदार बात सुनना, एक अच्छा केस सुनना, हम आपको एक जमीन बेचा, हाँ हम आपको बोला जमीन चाहिए तो आज हमको पहले 1 लाख रुपए एडवांस दे के जाओ, ठीक है आप दे दिए, और हम ये बोले थे ये एडवांस नॉन रिफंडेबल है, ओके या फिर हम बोले थे कि 70% नॉन रिफंडेबल होगा, 30% रिफंडेबल होगा। ओके मतलब अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करते हो अब तो हम आपको आपका रिफंड आपका अमाउंट वापस नहीं देंगे, या तो अगर और या आप फिर देंगे। अपना बात हुआ था कि 70% नहीं देंगे 30% देंगे केवल, या 30% नहीं देंगे 70, जो भी है, मतलब एक सर्टेन सम हम आपका रख लेगा। हाँ बेटा ये तो मेरा फोकटिया इनकम हो गया ना, सोचो जरा, क्योंकि सिक्योरिटी टाइप्स का एक हो गया। हाँ सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया और अब आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए शुभांगी, हाँ तो ये पैसा हम आपको वापस नहीं देगा ना, हाँ तो ये मेरा इनकम हो गया, हाँ क्योंकि ये जमीन तो अब हम किसी और को भी तो बेचेगा, हाँ वहां तो कमाएगा ही। हो गया। लेकिन ये जो इनकम है, जो मान लो 1 लाख रुपए है, इसमें बोला 70,000 वापस देंगे, 30,000 नहीं देंगे, या पूरा लाख रुपए नहीं देंगे, हाँ तो जो भी अमाउंट हम रख लिया शुभांगी वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चला जाएगा। अच्छा ठीक है, ठीक है हाँ क्योंकि देखो एक तरीके से देखो ये सैलरी इनकम भी नहीं है नहीं और ये कैपिटल गेन भी तो नहीं है ना बेटा। नहीं, वो तो सेल नहीं किया है एक्चुअली। हाँ, तो कोई एसेट तो ट्रांसफर हुआ ही नहीं, तो कैपिटल गेन कैसे हुआ? हाँ हाँ
और ये मेरा बिजनेस भी नहीं है कि लोगों का पैसा फॉरफिट करने का। नॉन रिफंडेबल पार्ट सिर्फ अदर सोर्स में जाएगा। एग्जैक्टली। अगला हेडिंग बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और बहुत मजेदार है, टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट्स। ये आपको जब आप कंसल्टेंट बनोगे ना, अगर कोई कभी जिंदगी में आप टैक्स कंसल्टेंट बन गए, ये सवाल आपसे आगे हजारों लोग पूछेंगे। अच्छा, हमको ना इतना गिफ्ट मिला, अरे छोटा मोटा गिफ्ट का बात नहीं कर रहे हैं, मेरे को मेरे दादाजी ने जमीन गिफ्ट कर दी। अच्छा, इनका बात हो रहा है। अब ये 20,000 का लैपटॉप मिला, 40,000 का कंप्यूटर मिला, इनका बात नहीं हो रहा है। हाँ, ये तो ठीक है, ये इनकम तो इस पे कोई टैक्स लगता ही नहीं है। हाँ, लेकिन मान लो मेरे को जमीन गिफ्ट कर दिए दादाजी, अच्छा, मैं घर का प्रॉपर्टी का बंटवारा हुआ और मेरे हिस्से में गिफ्ट के रूप में 50 लाख कैश आया। गिफ्ट में विल भी आएगा ना? नहीं, गिफ्ट में विल नहीं आता, हम गिफ्ट का बात करेगा केवल। ओके, लेकिन आ सकता है, विल एक टाइप का गिफ्ट ही है और कुछ नहीं। हाँ, हाँ, तो ये मेरे पास, अगर सिंपली एक बात समझो, इसको इग्नोर मारो, अपने सीधा बात करते हैं गिफ्ट के ऊपर। ठीक है। अगर हमको कहीं से गिफ्ट मिला तो वो टैक्सेबल है कि नहीं? बोलिए। होगा। देखो, गवर्नमेंट यहाँ पे बहुत क्राइटेरिया रखा। ये कैपिटल गेन में जब पढ़े थे वो गिफ्ट टैक्स में कर रहा था। कैपिटल गेन में जो गिफ्ट पड़े वो तो, हाँ, वो तो एक तरीके से ट्रांसफर मान के कैपिटल गेन लग जा रहा था। हाँ, वो बात तो उस पार्टी के हैंड में हुआ जो आपको गिफ्ट दे रहा है बेटा। हम टैक्स नहीं दे रहा था उसमें। टैक्स नहीं दे रहे थे उसमें आप? जो सेल कंसिडरेशन जो वो खरीदे थे वो हम ले रहा था। हाँ बिल्कुल। अपने उस पार्टी के पॉइंट से बात ही नहीं करे जो गिफ्ट दे रहे हैं। अच्छा, अच्छा, अपने उस पार्टी के पॉइंट से बात करें जो गिफ्ट ले रहे हैं। अच्छा। आपको गिफ्ट मिला, अब आप बेचोगे तब तो कैपिटल गेन होगा, वो अलग बात होगी। हाँ, हाँ। हम यहाँ बेचने तक तो गया ही नहीं शुभांगी। अच्छा, अच्छा। हम बात कर रहे हैं शुभांगी को गिफ्ट मिला उसके चाचा से, मामा से, दादा से, पापा से, हाँ, उसका बात हो रहा है। ओके, ओके। तो गिफ्ट ऑफ सम ऑफ मनी और अदर वैल्यूएबल प्रॉपर्टीज, या तो मनी मिले या कोई प्रॉपर्टी मिले, वॉज यूज एज अ टूल टू कन्वर्ट ब्लैक मनी इनटू व्हाइट मनी। देखो कितना प्यार से नोट्स लिखा है, मजा आ गया पढ़ के, मजा आ गया पढ़ के। ये बात क्योंकि ये एकदम प्रैक्टिकल ग्राउंड से स्टार्ट किया बोलना टॉपिक को। अच्छा, बहुत बढ़िया नोट लिखा है, मतलब एकदम बुकिश लैंग्वेज में नहीं गया। हाँ, आपको स्ट्रेट अवे एकदम प्रैक्टिकल ग्राउंड पे उतार के बात किया, क्योंकि ये आज की दुनिया में सबसे ज्यादा ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करेगा एक तरीका है। अच्छा, मेरा ही पैसा है, हम दिखा दिए, मेरे चाचा जी हमको गिफ्ट किया, ओके, और अकाउंट्स में ले आए घुमा के उसको, और कंप्यूटेशन में दिखा दिए और उसको ब्लैक को व्हाइट कर लिया। ओके। तो गवर्नमेंट बोला नहीं, ये तो चोरी बुद्धि है, हाँ, हमको इसको रोकना पड़ेगा। तो द फाइनेंस एक्ट 2009 इंट्रोड्यूस प्रोविजन रिलेटिंग टू टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट। 2009 में गवर्नमेंट क्या किया, इसके ऊपर एक बिल ले आया, एक एक्ट ले आया, एक्ट मतलब अमेंडमेंट किया। एक्ट तो कह रहे हैं, इसको अमेंडमेंट कर दिया। हाँ, सेक्शन 56(2)(7) इसमें इंक्लूड किया, ओके, टू रेगुलेट द कन्वर्जन ऑफ ब्लैक मनी इनटू व्हाइट मनी वाया द मीडियम ऑफ गिफ्ट। क्या बोला देखो, सेक्शन 56(2)(7) दिस वाज एप्लीकेबल वेयर गिफ्ट वर रिसीव्ड बाय इंडिविजुअली एचयूएफ। ओके, गिफ्ट रिसीव्ड बाय एनी अदर पर्सन वे स्टिल केप्ट आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ इनकम टैक्स। इंडिविजुअल एचयूएफ को छोड़ के और कोई गिफ्ट मिल रहा है, उसको अभी भी टैक्स से बाहर रखा गया। अच्छा, यानी ये पूरा का पूरा कहानी किसके ऊपर एप्लीकेबल है? इंडिविजुअल आनी चाहिए। हाँ। टू टैक्स गिफ्ट रिसीव बाय एनी पर्सन ऑन और आफ्टर 2000, फाइनेंस एक्ट 2009 हैज इंट्रोड्यूस सेक्शन 56(2)(10 एंड इन प्लेस ऑफ 56(2)(7। 56(2)(7 की जगह 56(2)(10 नाम का एक सेक्शन लेकर आ गया। मतलब ये पूरा रिसेंट ही है ये प्रोविजन। हाँ, ये 1 अप्रैल 2019 का बात हो रहा है। हाँ, ठीक है, ऊपर 2009 का बात हुआ था, हाँ, अब 2019 लेकर आया है नया एक्ट। अच्छा, ये नया एक्ट क्या बोला देखो, टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट सेक्शन 56(2)(10 4 हिस्सा में गिफ्ट को बंटवारा किया। ओके, गिफ्ट ऑफ सम ऑफ मनी, कैश और चेक,
गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब लैंड बिल्डिंग, हाँ गिफ्ट ऑफ स्पेसिफाइड मूवेबल प्रॉपर्टी दैट इज शेयर, सिक्योरिटी, ज्वेलरी, बुलियन एंड पेंटिंग्स। ओके इनके लिए क्या रूल लिखा, गिफ्ट टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ रिसीव्ड अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स इन द मैनर प्रोवाइडेड अंडर 56(2)(10। आगे बताएगा कितना छूट है कितना टैक्सेबल है, ठीक बट है। बोला ये टैक्सेबल होगा। हाँ मतलब आपको कहीं से पैसा मिलता है, हाँ लैंड बिल्डिंग टाइप का इमूवेबल प्रॉपर्टी मिलता है, हाँ या स्पेसिफाइड मूवेबल आइटम मिलता है, मतलब शेयर, सिक्योरिटी, ज्वेलरी, बुलियंस। ओके। तो महंगा वाला चीज का बात हो रहा है। बुलियन क्या होता है? गोल्ड का ही एक टाइप होता है, अच्छा। रॉ गोल्ड बोल सकते हैं एक तरीके से। हम आपको सोना का बिस्किट दे दिया, अच्छा, एक होता है सोना का हार दे दिया या अंगूठी दे दिया, ज्वेलरी में आएगा वो। हाँ, और अगर सोना का बिस्किट दे दिया जिसको आप चाय में डुबो के खा सकते हो, तो ये हो गया बुलियन। ठीक है, और पेंटिंग के बाद एक वर्ड लिखा है देखो, एक्सेट्रा। हाँ सर, अब एक्सेट्रा मतलब तो बहुत कुछ होता है। मतलब वो कुछ कॉस्टली नहीं, यहाँ पे गवर्नमेंट बोलना चाहता है, याद करो बेटा, जब अपनी कैपिटल एसेट का डेफिनेशन पढ़ रहे थे ना, हाँ तब आप एक चीज पढ़ रहे थे वहां पे, पेंटिंग, आर्ट, स्कल्पचर, ये सब आर्टिस्टिक नेचर वर्क, ड्राइंग्स, ये उनका बात कर रहे हैं। अच्छा। लॉ पढ़ते वक्त शुभांगी हमेशा एक चीज ध्यान रखना, ईटीसी वर्ड जहां पे आ जाए उसके पहले जो दो एक वर्ड यूज हो रहे हैं ना, हाँ उनके कंटेक्स्ट में ही सोचना पड़ेगा। हाँ, ये इंटरप्रिटेशन में था Exactly. टर्म। हमको पता है, हम वहीं से तो उठा के लाए हैं। स्पेसिफिक जी हाँ। स्पीसीज और समथिंग। स्पेसिफिक स्पीसीज, एडजेक्टिव जेनरस, हाँ 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 वैसे कुछ। मालूम है हमको, हम वहीं से उठा के लाए हैं, क्योंकि मेरा भी वही पढ़ा हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ते हैं लॉ को। अब और एक बाकी क्या बच गया सर? सर अदर मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे घड़ी, मोबाइल, कार, लैपटॉप, हाँ इनमें गवर्नमेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया नो टैक्स ट्रीटमेंट। ओके। इसीलिए हम पहले बोला था ना कि आपको लैपटॉप गिफ्ट मिल जाए, इनको अपनी टैक्सेबिलिटी में नहीं लाते। ठीक है। तो गवर्नमेंट बोला भैया पैसा मिले, लैंड बिल्डिंग मिले, या फिर महंगा महंगा आइटम जैसे शेयर, ज्वेलरी, बुलियन, देखो पिकासो का पेंटिंग हो या ये बड़ा बड़ा आर्ट स्कल्पचर्स हो, इनका वैल्यू अच्छा खासा होता है ना शुभांगी। हाँ हाँ। तो गवर्नमेंट बोला भैया आप जो बात बोले ना बेटा, लॉजिक वही है, महंगा महंगा आइटम सर। लेकिन बाकियों के लिए क्या बोला आपको, अब होता ही ना, बर्थडे में घड़ी गिफ्ट मिल गया, हाँ। और आजकल तो स्मार्ट वॉच का जमाना चल रहा है, एक एक स्मार्ट वॉच 10,000, 12,000, 15,000 का आता है। हाँ। तो वो बोला नहीं ठीक है, गवर्नमेंट बोला वो मिले ठीक है, हमको दिक्कत नहीं। अगर कोई एंटीक वॉच दे देगा तो ये एक्सेट्रा में आ जाएगा बेटा। हाँ आ सकता है, एंटीक चीज है। वो एक्सेट्रा में आ जाएगा। फिर तो बेटा हम बुद्धि लगाएंगे ना, हम गोल्ड का घड़ी बना के दे देंगे। क्यों नहीं दे सकते, है ना, हो ही सकता है। नॉर्मल वॉच है, उस पर पूरा गोल्ड का प्लेटिंग करके दे दिया आपको। तो ये सब बुद्धि नहीं लगाओ, गवर्नमेंट ज्यादा चालू है आपसे। अब क्या बोला देखो सर, आप बड़ा अजीब बात नहीं बोल दिए कि सब कुछ टैक्सेबल कर दिया। सब कुछ कहाँ किया? ऑलमोस्ट सब कुछ ही तो कर दिए बेटा। हाँ। अब मेरे को मेरी मम्मी 5,000 का अंगूठी गिफ्ट की। हाँ वही हम सोच रहे थे कि वेडिंग में तो गोल्ड ज्वेलरी तो सभी देता है, उसमें की टैक्स देंगे। एग्जैक्टली, आप सही सोच रहे थे, अब आप टैक्स वाले इंसान बन रहे हो। ये सोचना चाहिए था, तुम सही सोचे हो, क्योंकि ये तो गिफ्ट मिलता है। अच्छा वेडिंग इग्नोर मारो ना बेटा, आपकी मम्मी आपको तो अंगूठी तो दी होगी। हाँ। अंगूठी, गले का कोई चेन, हाँ। कान में जो आप लोग पहनते हो, नाक में जो आप लोग पहनते हो, सोना चांदी का ही होगा वो तो। हाँ। तो वो क्या टैक्सेबल कर देंगे सर? ये तो आप गलत बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट बोला ठीक बात, तुम ठीक बोलो, ये गलत बात है। तो चलो थोड़ा सा गलती सुधारते हैं, हम तुमको एक लिमिट दे देते हैं। ओके। तो देखो क्या बोला इसका पार्ट 1, इफ अ पर्सन रिसीव्स एनी सम ऑफ मनी फ्रॉम एनी अदर पर्सन विदाउट कंसिडरेशन दैट इज इन फॉर्म ऑफ गिफ्ट। गिफ्ट। हाँ। सच सम, यहाँ पे पहले मनी का बात कर रहा है बेटा,
देखो सम ऑफ मनी बोला है अभी, हाँ अदर आइटम का बात नहीं की है। ठीक है, मतलब 3 हेड पढ़ते हो ना, मनी, इमूवेबल और वो शेयर, सिक्योरिटी, ज्वेलरी, बॉन्ड, ये सब स्पेसिफाइड मूवमेंट। स्पेसिफाइड मूवेबल, एकदम सही नाम। ये 3 कैटेगरी पढ़ना है। हाँ कैश के लिए गवर्नमेंट क्या बोला देखो पहले, ठीक है, इफ द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सच गिफ्ट रिसीव्ड ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड ईयर डज नॉट एक्सीड 50,000, ओके, नो टैक्स ट्रीटमेंट इन द हैंड ऑफ रिसिपिएंट। यानी आपकी मम्मी भी, देखो आपकी मम्मी भी तो हो सकता है आपको बर्थडे पे 10-12 हजार का कोई कैश ही दे दे आपको, 10-12 हजार, जाओ जो तुमको खरीदना है खरीद लेना, हाँ तो बेटा वो टैक्सेबल थोड़ी हो जाएगा। नहीं, लेकिन अगर ऊपर वाले रूल तक पड़े तो लगेगा हाई, तो टैक्सेबल है। हाँ तो गवर्नमेंट बोला ठीक है ना, हम स्पेसिफाइड लिमिट दे देते हैं, तुमको जनरली कोई 50,000 से ज्यादा कैश नहीं देगा बेटा। हाँ और यहाँ कैश का मतलब चेक भी हो सकता है, यहाँ कैश का मतलब हार्ड कैश का बात नहीं हो रहा है, खाली हाँ हाँ, बैंक Sum अकाउंट of में दे money। दिया, हम्म, वो भी मान रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, नो टैक्स ट्रीटमेंट इन द हैंड ऑफ रिसिपिएंट हम्म, if the aggregate value of such gift received during the relevant previous year exceed 50,000, the sum total of all the gift received would be taxable in the hand of recipient. ओके, All बोला है, मतलब मान लो हमको 60,000 कैश मिला, हाँ तो 10,000 टैक्सेबल की 60,000 टैक्सेबल? 60,000, 60,000 टैक्सेबल। पर रिसिपिएंट देगा? तो ऑब्वियस बात है, जिसको मिल रहा है वही देगा। वाह बेटा, गिफ्ट आपको मिल रहा है, टैक्स हम दें? सोचो सोचो। हेलो, हेलो, हेलो सर। हाँ वॉइस आ रहा है अभी? हाँ हाँ हाँ, बेटा गिफ्ट आपको मिलेगा, टैक्स मम्मी देगी। पर ये क्लबिंग तरह के कुछ नहीं? वो अलग बात हो गया बेटा, क्लबिंग का कहानी अलग जगह जाएगा। अच्छा, क्लबिंग का कहानी कहाँ जाता है? वाइफ को गिफ्ट किए, हाँ सन्स वाइफ को गिफ्ट किए, हाँ, या इनके नाम पे किसी थर्ड पर्सन को गिफ्ट किए जिनका बेनिफिट इन लोगों को मिलेगा। मेरा माइनर चाइल्ड को इनकम कमाया, हाँ, वो मेरे हाथ में क्लब हो गया, वो अलग बात हो गया। यहाँ मिल रहा है, एक आपको कहीं से गिफ्ट मिल रहा है, अच्छा अच्छा, अदर देन कंसिडरेशन, वो भी कैश। ओके ओके, हाँ समझ रहा। तो रिसिपिएंट ही तो देगा ना बेटा, हाँ हाँ हाँ, जो दे रहा है बेचारा वो बोलेगा पैसा भी दे, टैक्स भी दे। नहीं, वो बोलेगा नहीं देंगे गिफ्ट, जाओ खुद कमा लो। हाँ, तो यहाँ पे एग्जांपल दिया, मिस्टर ए रिसीव्स अ गिफ्ट ऑफ 45,000 फ्रॉम हिज फ्रेंड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 1920. Since the aggregate value of gift received during 1920 does not exceed 50,000, the gift of 45,000 is not taxable. ओके, Mr. A has 3 friends, हाँ, B, Miss C and Miss D. Miss B, Miss B, Miss C, Miss D. हाँ, All the 3 ladies have gifted a sum of 45,000 each to Mr. A. ओके, B, C, D तीनों ही हमको गिफ्ट 45,000, 45,000, 45,000. हाँ, Since the aggregate value of the gift received exceeds 50,000, the entire 1,35,000 is taxable. ओके, एक आदमी से 50,000 गिफ्ट का बात नहीं हो रहा है यहाँ पे, तुमको Total. ओवरऑल 50,000 से ज्यादा मिला क्या पूरा साल में कहीं से भी ओके, मिला तो 1,35,000 पूरा मिला तो पूरे पे टैक्स। ठीक है, और यहाँ पे बोल दिया था सम मनी मतलब कैश भी हो सकता है, चेक भी हो सकता है, ड्राफ्ट भी हो सकता है, ईसीएस भी हो सकता है, ऑनलाइन ट्रांसफर गूगल पे भी हो सकता है, ओके, सब है यहाँ पे। यहाँ मनी का मतलब हार्ड कैश का बात नहीं हो रहा। ठीक है, नेक्स्ट आइटम क्या था अपना उस लिस्ट में? मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी। रिमूवल, हाँ, यहाँ भी बोला देखो, इफ अ पर्सन रिसीव्स एन इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम एनी अदर पर्सन विदाउट कंसिडरेशन ओके, और फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। देखो यहाँ पे 2 मजेदार बात बोला, या तो बिना कुछ दिए हमको लैंड मिल गया या बिल्डिंग मिल गया, या लैंड बिल्डिंग का वैल्यू मिला के था मान लो 25 लाख हाँ, और हमको मिल गया 5 लाख में। इनएडिक्वेट, कम, इनएडिक्वेट है, बहुत कम है। हाँ, देखो बेटा यहाँ पर एक पॉइंट है, सर अगर 22 लाख में मिलता तो हाँ, कितना कम, वो तो मालूम नहीं। वो आपका डिपार्टमेंट का बातचीत होगा, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि देखो ये एडिक्वेट है। ठीक, अगर आप नहीं जस्टिफाई कर पाए तो टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, तो देखो क्या बोला यहाँ पे, केस है गिफ्ट ऑफ इमूवेबल विदाउट कंसिडरेशन, दैट इज प्योर गिफ्ट, हाँ, कुछ भी नहीं लिया,
और आपको जमीन या बिल्डिंग दे दिया। देखो यहाँ पे मजेदार बात लिखा है, इफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट एक्सीड 50,000। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, देखो आपका आप कितना में लिए बेचे हमको उससे मतलब नहीं है, ओके। उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितना है, स्टैम्प मतलब ड्यूटी तो कंसिडरेशन के ऊपर ही लगता है। हाँ तो बेटा स्टैम्प ड्यूटी, हाँ एक बात बहुत बढ़िया बता देते हैं, आपका ना म्युनिसिपैलिटी ना एरिया के हिसाब से उस प्रॉपर्टी का वैल्यू डिराइव करता है अच्छा और उस पर स्टैम्प ड्यूटी लेते हैं। अच्छा अच्छा। जैसे आपको एक बहुत मस्त बात बताते हैं, हम एकदम प्रैक्टिकल और लाइव बात बता रहे हैं आपको। हम जो नया फ्लैट लिया 2 साल पहले, हम जिस घर में अभी रह रहे हैं, हाँ ये हम 2 साल पहले खरीदा। अच्छा। मेरा बिल्डर को जो हम पेमेंट किया ना बेटा, हम आपको फिगर डिस्क्लोज कर रहे हैं अपने घर का लेकिन ठीक है एग्जाम्पल कोट करना अच्छा है, 44 लाख हम बिल्डर को पेमेंट किया। अच्छा लेकिन जब हम म्युनिसिपल डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन करवाने गया ना, हाँ तो वो लोग स्टैम्प ड्यूटी के हिसाब से उस एरिया के हिसाब से वैल्यू, प्रॉपर्टी का वैल्यू निकाला 47 लाख, ओके। और मेरे पे म्युनिसिपल टैक्स 47 लाख पे लिया। अच्छा तो उसका म्युनिसिपल वैल्यू कितना हो गया, यानी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितना हो गया, 47 लाख। अच्छा। अब बात समझे हम क्या समझाना चाहता था। हाँ 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 तो यहाँ पे बोला अगर तुम्हारा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 से कम है हाँ तो फिर कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है, यानी घुमा के सर यहाँ पर भी 50,000 की लिमिट छोड़ दिया। हाँ। नो टैक्स ट्रीटमेंट इन हैंड ऑफ रिसिपिएंट। पर इमूवेबल प्रॉपर्टी 50,000 एग्जैक्टली बेटा, यही तो गलती है, इस फिगर को चेंज करने का दरकार है गवर्नमेंट को। अब क्या बोला, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सीड 50,000, ओके। सच स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वुड बी टैक्सेबल इन हैंड ऑफ रिसिपिएंट। जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दी, आपका बात करेक्ट है, 50,000 बहुत छोटा अमाउंट है सर इसके लिए, हाँ। लेकिन अब कुछ कर नहीं सकते, गवर्नमेंट वही रख के रखा है, तो हम लोग क्या करें इस पर। लड़ सकते हो, लड़ो। मिस्टर ए हैज गिफ्टेड हिज हाउस टू मिस्टर बी, इफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ सच हाउस डज नॉट एक्सीड 50,000 नो अमाउंट वुड बी टैक्सेबल इन हैंड ऑफ मिस्टर बी। हाँ। इन केस ऑफ एचडीबी एक्सीड 1 लाख एक्सीड 1 लाख वैल्यू है, देन एंटायर 1 लाख वुड बी टैक्सेबल इन हैंड ऑफ मिस्टर बी। ओके। तो ये थोड़ा सा अजीब बात है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर इनएडुकेट कंसिडरेशन, ओके। if difference between stamp duty value of immutable property and its sale price does not exceed 50,000, ओके। वो जो डिफरेंस है, हाँ अभी बोले ना कितना कम सर, हाँ। वो कितना कम बता दिया बेटा। स्टैम्प ड्यूटी हम आपको 25 लाख का घर 24,60,000 में दिया, ओके। कितना डिफरेंस, 25 लाख स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के हिसाब से है, ओके। लेकिन हम आपको 24,60,000 में बेच दिया। आप हमको 24,60,000 दिए, मतलब हाँ। कितना डिफरेंस है स्टैम्प ड्यूटी से, कितना? 40,000। हाँ। 40,000 का डिफरेंस अगर है तो फिर टैक्सेबिलिटी का बात नहीं आएगा। अच्छा। लेकिन हम आपको 25 लाख का अगर 24,10,000 में बेचा, कितना का गैप है, 60 90, 90 तो पूरा 90 टैक्सेबल टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया, मिस्टर रानी, बाबा मिस रानी हो गए, क्या एग्जाम्पल बनाता है, ठीक है। मिस्टर रानी हैज वन हाउस हुज स्टैम्प एसबीबी नहीं एचडीबी होगा, क्या कर रहे हैं, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज रुपीज 10 लाख, सच हाउस इज सोल्ड टू मिस्टर रांझा टू मिस्टर हीर, ऊपर मिस्टर रांझा लिखने वाला था ये। अच्छा। मिस्टर रांझा है जो एसबीबी जिसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 10 लाख है, ऐसा घर मिस रांझा को बेचा, मिस हीर को बेचा। इफ द हाउस इज सोल्ड टू बाय मिस्टर रांझा रुपीज 9,60,000, हाँ। नो टैक्स ट्रीटमेंट। However, if sale value is 9 lakh, then entire 1 lakh will be taxable in the hand of Miss Heer, जिसको गिफ्ट हाँ, मिला है। हाँ, हाँ। यानी सर यहाँ में 50,000 का ही खेला रखा। हाँ, यहाँ एक बात है, हर प्रॉपर्टी का अलग अलग 50,000 डिफरेंस निकालोगे। जैसे कैश में क्या था, टोटल। हाँ, लेकिन यहाँ पे हर प्रॉपर्टी को अलग अलग देखना पड़ेगा। ओके। द अमाउंट ऑफ गिफ्ट हैज बीन सीन ट्रांजेक्शन वाइज एंड नॉट एग्रीगेट फॉर द एंटायर ईयर। ओके। ठीक है, तो ये था इमूवेबल प्रॉपर्टी का एकदम कहानी। अब बचा थर्ड, हाँ।
अच्छा, यहाँ पे एक स्पेशल प्रोविजन कुछ लिखा है, उसको आप पढ़ लेते हैं. Where the date of agreement fixing the amount of consideration for the transfer of film property and the date of registration are not the same. The stamp duty value and the date of agreement can be taken into consideration. अगर आपका एग्रीमेंट हुआ कोई एक दिन हाँ. और रजिस्ट्रेशन 1 साल के बाद करवाया हो प्रॉपर्टी का, अच्छा. तो 1 साल में तो प्रॉपर्टी का वैल्यू बदल जाएगा ना. हाँ. तो डेट ऑफ एग्रीमेंट के दिन प्रॉपर्टी का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या होता है वही लेंगे. whichever is earlier. हाँ, विच एवर इज अर्लियर लेंगे. ठीक है. विच एवर इज अर्लियर काम बोला. नहीं हम नहीं, एग्रीमेंट का ही डेट लेंगे बस. अच्छा अच्छा. बेटा एग्रीमेंट के पहले रजिस्ट्रेशन हो भी नहीं सकता था, हाँ हाँ. तो एग्रीमेंट के बाद ही रजिस्ट्रेशन होगा. हम्म. जनरली एग्रीमेंट के तुरंत बाद ही लोग रजिस्ट्री करवा लेते हैं, हाँ. तब तो वैल्यू सेम ही रहता है. हम्म. 2-4-5 दिन में ज्यादा गैप नहीं आ सकता ना. हाँ. लेकिन हम 1 साल के बाद रजिस्ट्री कराया, मेरा मन, हाँ. क्योंकि प्रॉपर्टी तुरंत रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है. हम्म. मेरे पास रजिस्ट्री के लिए पैसा देने के लिए नहीं था, अच्छा. क्योंकि रजिस्ट्री का अगर बहुत महंगा प्रॉपर्टी है, जैसे मेरा घर का जो रजिस्ट्री हुआ उसको 3-3.5 लाख रजिस्ट्री चार्ज लगा. हाँ. तो 3-3.5 लाख हो सकता है ना, हम घर का इतना पैसा दे दिए बिल्डर को ही कि मेरे हाथ में अभी 3-3.5 लाख नहीं है, हाँ. तो हम क्या करेगा, रजिस्ट्री बाद में करवाया. हम्म. तो तब डिफरेंस अगर आ रहा है तो एग्रीमेंट डेट के दिन का वैल्यू नहीं. ठीक है. अब आते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर. पहले यहाँ पे बता दिया है, देखो ये देखो बेटा, वो एक्सेट्रा को डिफाइन कर दिया हम्म. है ना. हाँ. क्या एक्सप्लेन किया, प्रॉपर्टी मीन्स एनी ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल एसेट. हम्म. इमूवेबल प्रॉपर्टी तो लैंड एंड बिल्डिंग का तो बात ऊपर ही हो चुका. हाँ. उसके अलावा शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, ज्वेलरी, ठीक है. लेकिन ज्वेलरी में क्या बोलते हैं, ज्वेलरी इंक्लूड्स ऑर्नामेंट ऑफ गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम और एनी अदर प्रीसियस मेटल, ओके. प्रीसियस और सेमी प्रीसियस स्टोन, वेदर और नॉट सट एट एनी फर्नीचर. वो फर्नीचर में लगाओ तो वो फर्नीचर भी ज्वेलरी हो जाएगा. हाँ. यूटेंसिल्स और एनी अदर आर्टिकल्स ऑफ वर्क और स्वेन इनटू एनी वेयरिंग अपैरल. हम्म. आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, हाँ. जो आप बोल दिए एंटीक आइटम्स, हम्म. ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट और बुलियन. ओके. देखो बुलियन का मतलब लिख दिया, गोल्ड एंड सिल्वर इन इज प्योरेस्ट फॉर्म, मतलब रॉ गोल्ड का बात कर रहे हैं. हाँ. अच्छा, बुलियन में खाली गोल्ड नहीं आया, सिल्वर भी आ गया. हम्म. और ज्वेलरी में भी गोल्ड एंड सिल्वर दोनों हो सकता है. हाँ. ऊपर बोल दिया गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम एनीथिंग. हाँ. तो ये आपका डेफिनेशन दे दिया अदर का भी. हम्म. तो एक्सेट्रा जो वर्ड लिखा था वो वर्ड का मतलब आ गया. हाँ. अच्छा, यही बात आप सेम कैपिटल एसेट में भी पढ़े हो तो कुछ अलग नहीं है. ओके. कैपिटल एसेट का डेफिनेशन जो पढ़े थे ना कैपिटल गेन में, हाँ. तो वहां भी यही डेफिनेशन था. हाँ. चलो, दिस प्रोविजन अप्लाइज इन केस ऑफ गिफ्ट और एनी अदर अबव मेंशन प्रॉपर्टी अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी. ऊपर पहले देखो, ऊपर के डेफिनेशन में इमूवेबल प्रॉपर्टी भी डाल के रखा है ना ये लोग, हाँ. लेकिन यहाँ नीचे बोल दिया है कि ये Other सेक्शन than. जो है अदर देन का बात कर रहा है, क्योंकि इमूवेबल का ऑलरेडी बात हो चुका है ऊपर में. हाँ. हाँ. तो यहाँ पे लिखा गिफ्ट ऑफ एनी अदर एसेट सच एज मोटर कार, मोबाइल फोन, वॉचेस, ये टैक्सेबल है ही नहीं. तो यहाँ पर जो लिस्ट दिया है आपको, उसी लिस्ट का बात कर रहे हैं ये लोग अदर में. ठीक है. वो तो अपने को पहले भी बोल चुका था ना, मोटर बाइक, लैपटॉप, मोबाइल फोन, ये सब टैक्सेबल नहीं है. नहीं. यानी 50,000 के ऊपर हो तो भी टैक्सेबल नहीं है. हाँ नहीं. देखो अब क्या बोला, इफ अ पर्सन रिसीव्स एनी प्रॉपर्टी अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम एनी अदर पर्सन विदाउट कंसिडरेशन और फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, सच सम वुड बी टैक्सेबल. सेम बात बोला. गिफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन अगर है तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी डज नॉट एक्सीड 50,000. आपको कितना में बेचा हमको उससे मतलब नहीं है बेटा. मार्केट वैल्यू. आपको तो हम 2,000 में दिखा देगा भाई. आपको ना ज्वेलरी बेचा 2,000 रुपये में, 25,000 का ज्वेलरी, उससे मतलब नहीं है हमको. हाँ. उसका मार्केट वैल्यू 25,000 है तो हम 25,000 को ही देखेंगे. ठीक है. तो नो टैक्स ट्रीटमेंट इन हैंड ऑफ रिसिपिएंट. और अगर फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 से एक्सीड करता है तो फुल वैल्यू टैक्सेबल इन हैंड ऑफ रिसिपिएंट इन द नेम ऑफ अदर सोर्स. ओके. वैसे ही बोला इनएडिक्वेट कंसिडरेशन वाला बात, डिफरेंस फेयर मार्केट वैल्यू. वही डिफरेंस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू सेल वैल्यू डज नॉट एक्सीड 50,000. 90,000 का ज्वेलरी था, हम आपको 70,000 में दे दिए, 20,000 का डिफरेंस है. हाँ. तो टैक्सेबल नहीं नहीं होगा. है. लेकिन 90,000 का ज्वेलरी है, हम आपको 30,000 में दे दिया, 60,000 का डिफरेंस है, हाँ. टैक्सेबल हो जाएगा. ठीक.
और यहाँ पर भी इंडिविजुअल गिफ्ट को देखोगे, कंबाइंड को नहीं देखोगे। सॉरी, कंबाइंड को देखोगे, इंडिविजुअल को नहीं देखोगे। ये एग्रीगेट वैल्यू 50,000 का बात हो रहा है पूरे साल में। अच्छा अच्छा। अलग अलग पर्सन आपको अलग अलग गिफ्ट दिया तो सारा का डिफरेंस फेयर मार्केट वैल्यू चेक करना होगा। अच्छा। टोटल में एग्रीगेट में। अब एक सर ये तो आप ना 50,000 का लिमिट लगा के तो गलती कर गए। सभी जगह 50,000। तो अब यहाँ पे आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात दिया और यही सबसे मजेदार बात है यहाँ पे। गिफ्ट नॉट टैक्सेबल इन सर्टेन केसेस। ओके। ठीक है। गिफ्ट रिसीव फ्रॉम एनी रिलेटिव आर नॉट टैक्सेबल एट ऑल। ओके। और बाद में रिलेटिव का डेफिनेशन भी पढ़ाएंगे। अच्छा। रिलेटिव से कितने भी अमाउंट का गिफ्ट मिले नॉट टैक्सेबल एट ऑल। ओके। गिफ्ट रिसीव्ड बाय एनी इंडिविजुअल ऑन द ओकेजन ऑफ हिज मैरिज फ्रॉम रिलेटिव और नॉन रिलेटिव नॉट टैक्सेबल एट ऑल। ओके। ठीक है। लेकिन मेरे शादी पे मेरी मम्मी को गिफ्ट मिला, हाँ मम्मी के लिए टैक्सेबल होगा? हाँ नॉन रिलेटिव से मिला, नॉन रिलेटिव से हाँ तो होगा। हाँ होगा, क्योंकि मेरे शादी में मेरे को नॉन रिलेटिव से गिफ्ट मिले तो नॉट टैक्सेबल, हाँ भले ही वो 50,000 से ऊपर को। हाँ। तो पहला पॉइंट तो बोला किसी को भी रिलेटिव से गिफ्ट मिले तो नॉट टैक्सेबल। हाँ। और दूसरा पॉइंट में बोला किसी को भी शादी के ओकेजन में गिफ्ट मिले तो नॉट टैक्सेबल, या वो रिलेटिव या नॉन रिलेटिव जिससे भी मिले। गिफ्ट रिसीव्ड अंडर अ विल और बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस। लो आपका वाला पॉइंट ला दिया बेटा। हाँ विल बी नॉट। इसीलिए हम वहां पे विल डिस्कस नहीं किया था, हाँ क्योंकि हमको पता था बाद में जाके एक जगह आएगा तब बात करेंगे। तो गिफ्ट अगर विल में मिलता है तो नॉट टैक्सेबल। ओके। और गिफ्ट रिसीव्ड इन कंटेम्पलेशन ऑफ द डेथ ऑफ द डोनर और पेयर। मेरे किसी रिलेटिव का प्रॉपर्टी, मेरे मान लो कोई का प्रॉपर्टी है, कोई एक आदमी जिसके पापा मम्मी का प्रॉपर्टी है, हाँ उनमें से उनका डेथ हो गया तो वो प्रॉपर्टी किसके नाम पे चला है? कोई विल नहीं बनाए थे वो, तो उसके जितने बच्चे उनमें इक्वली डिवाइड हो जाएगा। हाँ चिल्ड्रन में। अगर कोई सिंगल चाइल्ड है तो पूरा उसको मिल जाएगा, हाँ तो वहां भी नॉट टैक्सेबल। ओके। तो देखो विल और वो, ये दूसरा वाला विल नहीं है लेकिन एक टाइप का तो विल ही है। हाँ हालांकि वो लोग रिटर्न विल नहीं बनाया था, और लॉ तो लीगल देखता है ना। इसका एक डॉक्ट्रिन था ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में। ट्रांसफर प्रॉपर्टी में डॉक्ट्रिन है, इसका नाम भूल रहे भी लेकिन एक डॉक्ट्रिन है इसका। हाँ। तो देखो डिपार्टमेंट कितना लॉजिकल खेल गया शुभांगी। बेटा नॉन रिलेटिव अदर देन ओकेजन ऑफ मैरिज हाँ 50,000 से ऊपर का गिफ्ट तो नहीं दे। हाँ। आप सिंपल सोचो। और रिलेटिव को तो ये लोग एग्जम्प्ट कर ही दिया, हाँ तो आप तो दोनों जगह बच गए। हाँ ये बात हमेशा दिमाग में रखना, ठीक है। क्योंकि ये एडवाइस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेरे पास बहुत लोग आते हैं और बोलते हैं कि मेरे को मेरे चाचा से गिफ्ट मिला, उनका प्रॉपर्टी मेरा हो गया। अब प्रॉपर्टी तो 50,000 से कम का नहीं होगा, नहीं तो क्या टैक्सेबल हो गया? नहीं बोलेगा नहीं, रिलेटिव। लेकिन सर ये रिलेटिव का डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट 5 मिनट में, हाँ क्योंकि सारा कहानी इस पर डिपेंडेंट है कि रिलेटिव का मतलब क्या है। अब ऐसे तो पूरा दुनिया मेरा रिलेटिव है, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स अपार्ट फ्रॉम माय वाइफ, है ना? हाँ। तो वो तो नहीं हो गया डेफिनेशन। नहीं। हम अपने पड़ोस वाले भैया को ये भैया बोलते हैं। हाँ मेरा पड़ोसी है उसको हम भैया बोलते हैं, तो रिलेटिव हो गया, भैया है मेरा। माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। यानी सर रिलेटिव का कोई डेफिनेशन होना चाहिए। ब्लड रिलेटिव। ना तो सर टैक्सेशन में प्रॉपर डेफिनेशन होता है हर चीज का, तो एक डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और बहुत खतरनाक डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं। हमको कुछ रिलेटेड पार्टी टाइप्स का लग रहा है होगा, लेकिन हम ऐसा रिलेशन बताएंगे ना तब आप लास्ट में पूछ बैठोगे सर बचा कौन, ये बता दीजिए जो रिलेटिव नहीं। चलो वहां पहुंचते हैं, उसके बाद ये बाकी पॉइंट पढ़। अच्छा पहले बाकी पॉइंट पढ़ लेते हैं इसमें जो लिखा है, क्योंकि 2 ही तो बचा है।
गिफ्ट रिसीव फ्रॉम एनी अप्रूव्ड लोकल अथॉरिटी और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन और चैरिटेबल ट्रस्ट और चैरिटेबल हॉस्पिटल और अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी, ये भी टैक्सेबल नहीं। ओके। एंड शिफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी इन कनेक्शन विद अमालगमेशन और डिमर्जर ऑफ सर्टेन कंपनीज, जब दो कंपनी का मर्जर होता है हाँ तो उसका सारा एसेट मेरा हो जाता है, हाँ। उसका लैंड, बिल्डिंग, फैक्ट्री, मशीनरी सब मेरा हो जाएगा। और हो सकता है उसका सेल कंसिडरेशन वैल्यू बहुत डिफरेंस में रहे, क्योंकि वो प्रॉपर्टी वो बिजनेस बहुत लॉस मेकिंग था, हाँ चला ही नहीं पा रहा था धंधा, हाँ तो हमको बहुत कम वैल्यू में तो प्रॉपर्टी देके जाएगा, हाँ। क्योंकि उसको लग रहा है ये बिजनेस तो हमको इतना लॉस कराएगा कि लास्ट में सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। हम्म, तो इससे अच्छा जो आए वही आने दो। और ऑब्वियस बात है लॉस मेकिंग कंपनी का हम उसको बहुत ज्यादा पैसा तो देने वाले नहीं, हाँ। तो बेटा यहाँ तो बहुत डिफरेंस आ जाएगा 50,000 से ऊपर का, तो टैक्सेबिलिटी आ जाएगा। हाँ लेकिन नहीं, गवर्नमेंट यहाँ पे मना ही कर दिया कि अगर मर्जर डिमर्जर में मिल रहा है, अमालगमेशन मर्जर वगैरह में मिल रहा है तो नहीं टैक्स नहीं टैक्सेबल होगा। अब आते हैं सर वो रिलेटिव की डेफिनेशन पे, ये लो। इन केस ऑफ इंडिविजुअल, स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, स्पाउस मतलब हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड, हाँ। ब्रदर और सिस्टर ऑफ द इंडिविजुअल, और यहाँ ब्रदर सिस्टर मतलब ब्लड रिलेशन वाला ब्रदर सिस्टर, हाँ। मामा का बेटा चाचा का बेटा का बात नहीं हो रहा है, ठीक है। ओन भाई ओन बहन, ब्रदर और सिस्टर ऑफ द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल। ओके। मतलब आप मेरा बात कर रहे हो तो मेरे वाइफ के भाई बहन, हाँ हाँ। और अगर आप मेरे वाइफ का बात कर रहे हो तो मेरे भाई बहन, उसको अगर गिफ्ट करते हैं तो रिलेटिव का डेफिनेशन माना जाएगा। ब्रदर और सिस्टर ऑफ द आइदर ऑफ द पेरेंट ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब काका, मेरे पापा के भाई बहन, हाँ मेरी मम्मी के भाई बहन, यानी सर चाचा चाची और मामा, चाचा और ना क्या बोलते हैं बुआ, हाँ। जिसको आप पीसी बोलते हो, हाँ। और मम्मी और मम्मी की बहन को क्या बोलते हो मौसी, आप लोग क्या बोलते हो नहीं मालूम, हाँ मासी बोलते। मासी बोलते हो, ठीक है, तो वो भी आ गए डेफिनेशन में। आगे बढ़ते हैं। एनी लीनियर असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ द इंडिविजुअल। ओके। अब ये असेंडेंट डिसेंडेंट क्या होता है? हाँ। असेंडेंट रेफर्स टू मदर, फादर, ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर, एंड सो ऑन मतलब उनके ग्रैंडफादर, अच्छा अच्छा, जनरेशन। एकदम। और डिसेंडेंट रेफर्स टू सन, डॉटर, ग्रैंडसन, ग्रैंडडॉटर। मतलब एक पीछे जा रहा है कि आगे जा रहा है? हम शुभांगी जब ये डेफिनेशन पढ़ता है ना उनको बहुत मजा आता है। मतलब मेरा हंसी इसी बात पे रहता है कि भाई कहा नहीं है वही लिख देते तो बेटर रहता। हाँ। एक लाइन में लिख देते कि कौन सा रिलेटिव नहीं है तो वो बेटर रहता। हाँ। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। एनी लीनियर असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल। अच्छा। मतलब मेरी वाइफ की मम्मी, हाँ। मेरी वाइफ के पापा, हाँ। मेरी वाइफ के ग्रैंडमदर, हाँ। मेरे वाइफ के ग्रैंडफादर, ओके। मेरा वाइफ का बेटा, ऑब्वियस बात मतलब मेरा ही बेटा, मेरा वाइफ का डॉटर, हाँ। मेरा वाइफ का ग्रैंडसन, मेरा ग्रैंडडॉटर। हमको याद तो नहीं समझ में आया कि अगर मेरा वाइफ का बेटा बेटी ग्रैंडसन ग्रैंडडॉटर तो मेरा भी तो ग्रैंडसन ग्रैंडडॉटर ही हुआ, तो कहानी ऊपर ही खत्म हो गया। हाँ, सिर्फ एसेंडेंट लिख सकता था। हाँ यहाँ पे सिर्फ एसेंडेंट लिखता बेटा, ऐसा डिसेंडेंट क्यों लिखा? ठीक है भाई, लिखा क्या करे। और अगले वाला पॉइंट पे आपको बहुत हंसी आएगा। स्पाउस ऑफ द पर्सन रेफर्ड इन द अबव आइटम। बाप रे। मतलब आदमी ना रिलेशन ट्री बनाएगा ना, वो रिलेशन ट्री बनता है ना एक, हाँ। वो बनाएगा तो पागल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखा है देखो, स्पाउस ऑफ द पर्सन रेफर्ड अबव, तो एकदम अगर एक बार पहला पॉइंट पे आते हैं, सबका स्पाउस और उसका एसेंडेंट डिसेंडेंट भी आएगा तो उसका एसेंडेंट डिसेंडेंट नहीं, सबका स्पाउस। ओके। हाँ यहाँ पे आप अच्छा पॉइंट पकड़े हो, उनके भी एसेंडेंट डिसेंडेंट नहीं। तो एफ तक तो एसेंडेंट डिसेंडेंट आता है तो। हाँ तो बोला है ना, तो उनके स्पाउस। मतलब एक एग्जांपल पकड़ते हैं, ऊपर देखो पॉइंट नंबर बी में क्या है, ब्रदर एंड सिस्टर। मान लो मेरा भाई, हाँ। अब मेरे भाई की स्पाउस बोल रहे हैं यहाँ पे, मतलब मेरी भाभी,
ओके ओके समझे? हाँ मेरे सिस्टर के स्पाउस मतलब मेरे जीजा जी। हाँ आप लोग जीजा जी बोलते हो ना, क्या बोलते हो? जीजा जी बोलते हो आई थिंक। मेशो मेशो, हाँ मेशो। लेकिन आप हिंदी रिलेशंस को समझ रहे हो, वेरी गुड। वरना हमको समझता समझाने में बहुत दिक्कत होता। अब कोई एकदम ऐसा आ जाता है जिसको जीजाजी वीजाजी कंसेप्ट नहीं पता। अब नहीं, हमको वो तो पता है, इतना मूवीज देखते हैं। अच्छा ये बात ठीक है, अरे वाह ठीक है, चलो हिंदी मूवी कहीं तो पढ़ाया कुछ तो। हाँ ठीक है, तो देखो यहाँ पर इनका बात हो रहा है बेटा। जैसे पॉइंट नंबर सी पकड़ो एक बार, ब्रदर और सिस्टर ऑफ द स्पाउस, हाँ मतलब मेरी वाइफ का भाई, हाँ उसकी वाइफ भी अगर हमको गिफ्ट करती है, या फिर मेरे भाई की बहन और उसका हस्बैंड भी अगर मेरे को गिफ्ट करते हैं, ओके तो यही बोलना चाह रहे हैं लास्ट लाइन में। ओके तो ये सब आपके रिलेटिव है और इनसे गिफ्ट मिले ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज या फिर नॉट मैरिज, ओके आपके लिए टैक्सेबल नहीं है, ओके 50,000 के ऊपर। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो शुभांगी रैशनल ही सेक्शन बना। हाँ हम बिगिनिंग में जानबूझ के बोला था कैसे इलॉजिकल है, क्योंकि हमको पता था वो इलॉजिकल, हम इसलिए बोल रहे हैं कि एंड पे लाके हम उसको लॉजिकल पे खत्म कर सके। क्योंकि देखो यही लोग तो है बेटा जिनसे आपको 50,000 से ऊपर का गिफ्ट मिल सकता है। हाँ बाकी आपका फ्रेंड नहीं देगा ऐसे। ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज भले ही दे दे, हाँ तो वो भी एग्जाम तो कर ही दिया गवर्नमेंट, हाँ क्योंकि ऑन द ओकेजन ऑफ नॉन रिलेटिव से भी मिलता है तो भी एग्जाम्प्टेड है। हाँ और बाकी आपको नॉर्मल टाइम में आपका फ्रेंड 50,000 से ऊपर का गिफ्ट देगा क्या? नहीं, ये कुछ ज्यादा ही लग रहा है। हाँ वो ब्लैक मनी हो जाएगा। तो यानी हम पैसा घुमाने का बुद्धि लगा रहे हैं। तो गवर्नमेंट बोला रुको, स्टॉप दैट। तो ये कहानी है रिलेशंस का। हाँ तो ये गिफ्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो इतना डिटेल में हम लोग बीकॉम में नहीं पढ़ाते। हाँ ये इंटरेस्टिंग भी था वो। हमको पता है इंटरेस्टिंग तो है ही, बट बीकॉम में ये काम का ही नहीं है उतना ज्यादा, अच्छा तो हम लोग पढ़ाते ही नहीं है उतना ज्यादा, ऊपर ऊपर बोल के निकल जाते हैं। हाँ इतना ब्रेकअप नहीं करते, मूवेबल इमूवेबल हेन तेन, ठीक है। हाँ तो इन केस ऑफ HUF देखो ऊपर बोला था ना ये पूरा कहानी HUF और उन्हीं के ऊपर एप्लीकेबल है। हाँ इंडिविजुअल। और देखो गिफ्ट रिसीव बाय HUF फ्रॉम एनी इट्स मेंबर आर नॉट टैक्सेबल, मेंबर से गिफ्ट मिले HUF को तो नॉट टैक्सेबल ओके इन द हैंड ऑफ HUF, बिकॉज फॉर एन HUF ऑल इट्स मेंबर आर ट्रीटेड एज रिलेटिव्स। तो उसके मेंबर ही रिलेटिव है केवल, हाँ और कोई नहीं। ओके HUF कैसे बनता है? जैसे मान लो मेरे पापा के HUF बने, मेरे पापा के HUF बने, नहीं इसमें भी एक ट्विस्ट है बेटा। मेरे पापा का HUF जो बनेगा ना, हाँ उसमें मेरे पापा मम्मी हम और मेरे भाई बहन, बस यहीं पे आगे रुक जाएगा स्टोरी। हाँ अब अगर मेरी वाइफ को इंक्लूड करें, मेरी वाइफ पापा वाले HUF में इंक्लूड नहीं हो सकती। हाँ हो सकते हैं हम, था तो वैसे। नहीं बेटा, मेरा HUF क्या लाएगा वो? मेरा HUF क्या लाएगा वो? जब भी मैरिड हो जाता है वो तो एग्रीमेंट में आ जाते हैं। एग्रीमेंट में आ जाते हैं, लेकिन फिर वो मेरा HUF कनेक्शन क्या लाएगा? अच्छा ठीक है। तो ये था अपने HUF का। HUF में सिंपली समझो इतना ही पढ़ना है टैक्स में तो आपको, कि मेंबर्स से मिले तो रिलेटिव माने जाएंगे और यानी नॉट टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। हाँ अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल के कुछ लिखा है, इसको भी पढ़ लेते हैं। प्रोविजन रिलेशन टू टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट नॉट एप्लीकेबल वेयर गिफ्ट इज रिसीव्ड एट स्टॉक इन ट्रेड। ओके क्या बोलना चाहते हैं हम? बेटा इंडिविजुअल बिजनेसमैन है, हाँ मेरा बिजनेस है मान लो प्रॉपर्टीज का, ओके हम रियल एस्टेट ओनर है। ओके बेटा एक चीज सोचो, हम ये मेरे पास मेरा बिजनेस क्या, लैंड परचेज सेल। हाँ मेरे पास एक खुद का लैंड था, पर्सनल प्रॉपर्टी था, ओके इसको हम बिजनेस में बेचने के लिए यूज करें, बिजनेस में बेचने के लिए, हाँ यानी इसको स्टॉक बना ले रहे हैं हम अपना। हाँ अपने आप को कोई अपने बिजनेस को, ये सोल प्रोप्राइटर बिजनेस में जनरली क्या होता है, खुद को खुद थोड़ी ना कोई प्रॉपर्टी बेचेगा। नहीं सोल प्रोप्राइटर बिजनेस में तो ओनर और बिजनेसमैन का कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता, नहीं तो फिर वहां पर तो अपने आप को तो मेरा सेल वैल्यू को माना नहीं जाएगा, नहीं तो एक टाइप का गिफ्ट ही हुआ। हाँ तो गवर्नमेंट बोला नहीं, इसलिए टैक्सेबल नहीं है। ओके क्यों नहीं है ये सुन लो,
क्योंकि जब तुम आगे वो बिल्डिंग बेचोगे तब तो तुम्हारा स्टॉक होगा ही वो, हाँ उसका सेल परचेज पे तो तुम प्रॉफिट कमाओगे ही तब टैक्स देंगे। एकदम। तो प्रोविजन ऑफ द टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट अंडर 56(2)(10) shall not be applicable where the recipient receives the gift as stock in trade. In other words, gift taxation would apply only where the recipient receives the goods as capital asset. ओके आपको कैपिटल एसेट के रूप में मिले तब वो गिफ्ट है, अगर स्टॉक इन ट्रेड के रूप में मिले तो कैपिटल एसेट ही नहीं है, क्योंकि फिर आपको हम लेके जाएंगे कैपिटल गेन चैप्टर में, जहां पे कैपिटल एसेट का डेफिनेशन पढ़ाते वक्त हम बताए थे कि तुम्हारा स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट नहीं होता। ओके स्टॉक इन ट्रेड तुम्हारा इन्वेंट्री हो गया, हाँ इन्वेंट्री और कैपिटल एसेट में फर्क है। हाँ तो फिर जब वो कैपिटल एसेट के डेफिनेशन में नहीं आता है तो फिर ये इन तीन हेड में नहीं आएगा, यानी टैक्सेबल ही नहीं आएगा। ठीक। Any immovable property received by any person without consideration or for inadequate consideration shall not be treated as gift if such person carries on business as property leader. हम अभी तो बोला आपको, हाँ 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 हम रियल स्टेट ओनर है, हम्म, तो इमूवेबल के लिए बोल दिया ऑल अदर प्रॉपर्टी जैसे ज्वेलरी बुलियन रिसीव बाय ए पर्सन विदाउट कंसिडरेशन और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन shall not be treated as gift if such person has a business of buying and selling of such property. मतलब बिजनेस से जुड़े कुछ है तो हम गोल्ड स्मिथ है, सोनार का काम करता है। हाँ मेरे घर में बहुत गोल्ड पड़ा था, मारवाड़ी में बहुत गोल्ड था पहले से। हाँ अब हम क्या कर रहे हैं, उसको अपने बिजनेस में यूज कर रहे हैं ज्वेलरी बना के बेचने में, ओके या घर में मेरे ज्वेलरी पड़ा था उसको बिजनेस में एज ए स्टॉक यूज कर रहे हैं, यानी हम उसका आगे सेल परचेज का बिजनेस कर रहे हैं, ओके यानी उसको स्टॉक इन ट्रेड बना लिया, हाँ तो फिर वो कैपिटल एसेट नहीं है, कैपिटल एसेट नहीं है तो फिर गिफ्ट के रूप में टैक्सेबल भी नहीं। ठीक है। ये लीज वो तो था ना उसके तरह ही है, ये एकदम। बिजनेस रिलेटेड नहीं है तो वो अदर में आएगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिए, मिस्टर एक्स हैज अ बिजनेस ऑफ, ये वही ऐसे है, छोड़ दो, ऊपर जो बताया वही एग्जाम्पल है, कुछ नहीं है इसमें। हाँ, ये एक मजेदार, दो तीन मजेदार केस दिया यहाँ पे, स्पेशल केस बोल के ना, गिफ्ट में, गिफ्ट के अंदर स्पेशल केस बोल के दो तीन मजेदार पॉइंट बोला है। अच्छा गिफ्ट रिसीव बाय एम्प्लॉइज फ्रॉम एम्प्लॉयर, इसका क्या होगा? गिफ्ट रिसीव्ड इन काइंड और वाउचर, आपको होता है ना ऑफिस से वाउचर मिल गया या कुछ काइंड में गिफ्ट मिल गया, तो गिफ्ट रिसीव्ड इन काइंड बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर आर एग्जम्प्टेड अप टू 5,000। ओके एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशनशिप में 50,000 नहीं है बेटा, 5,000 है। इन एक्सेस ऑफ 5,000 टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय इन द अनदर इनकम फ्रॉम सैलरी। अच्छा तो अब परक्यूजिट हो गया ना बेटा ये, हाँ तो परक्यूजिट में पढ़े थे अपने, गिफ्ट पे 5,000 तक का छूट है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल पढ़ने का कुछ नहीं है, वही ज्ञान दिया। अच्छा यहाँ पे एक बात है, नहीं यहाँ पे एग्जाम्पल पढ़ने का मजा आएगा। एबीसी लिमिटेड एज अ गिफ्ट ऑफ 17,000 इन काइंड ऑफ मिस्टर एक्स एन एम्प्लॉय वर्किंग इन एबीसी लिमिटेड। ओके तो यहाँ पे 12,000 टैक्सेबल होगा, पूरा 17,000 नहीं, अच्छा क्योंकि ऊपर क्या पढ़ते आते थे, फुल वैल्यू टैक्सेबल, फुल वैल्यू टैक्सेबल। बेटा वो तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में फुल वैल्यू टैक्सेबल था ना, हाँ और ये तो सैलरी एड में टैक्सेबल चला जा रहा है। हाँ तो सैलरी एड में अगर टैक्सेबल जा रहा है तो गवर्नमेंट तुमको 5,000 तक का एग्जम्पशन दिया है ना, हाँ तो वो माइनस करके ना बैलेंस पे टैक्सेबल करोगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात था। गिफ्ट रिसीव्ड इन कैश और कन्वर्टेबल इनटू कैश, गिफ्ट रिसीव्ड इन कैश और कन्वर्टेबल इनटू कैश आर फुल्ली टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। ओके कैश गिफ्ट मिले वो तो अलाउंसेस हो गया ना, और ये तो डेली अलाउंस की तरह, तो फुल्ली टैक्सेबल। हाँ तो यहाँ पर कोई कहानी नहीं है, ये पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। काइंड में मिले तो 5,000 तक का छूट है, कैश में मिले तो कोई छूट नहीं है। गिफ्ट रिसीव्ड इन कनेक्शन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, हमें बहुत मस्त एग्जांपल देते हैं आपको। इंडिया में जितने डॉक्टर्स प्राइवेट चैम्बर खोल के बैठे हैं, हाँ इनको मेडिसिन कंपनी से बहुत अच्छा गिफ्ट मिलता है, क्योंकि ये उनका नाम रेकमेंड करते हैं अपने प्रिस्क्रिप्शन में, हाँ और अच्छा गिफ्ट मिलता है। इतने बड़े बड़े गिफ्ट भी मिलते हैं कि सिंगापुर का टूर, यूरोप का टूर भी मिलता है। तो वहां पर क्या होगा, इफ अ पर्सन कैरिंग एनी बिजनेस और प्रोफेशन रिसीव्ड एनी गिफ्ट और परक्यूजिट फ्रॉम हिज क्लाइंट, द वैल्यू ऑफ सच गिफ्ट परक्यूजिट शैल बी कंसीडर्ड टू बी द बिजनेस रिसिप्ट। ओके Such gift perquisite has to be considered while calculating the income of the person from PGBP. ओके Whether such gift perquisite is convertible into money or not. वो PGBP का गिफ्ट माना जाएगा। हाँ ये तो आप पिछले दिन ही बोल रहे थे। हाँ,
a client is extremely happy with the work of his CA. And apart from agrees upon fees, the client has given a wristwatch of 50,000 to the CA. वो अपने CA के काम से बहुत खुश है क्योंकि उसका बहुत टैक्स बचा के दिया, तो वो उसको फीस तो दिया ही जो देना था, उसके अलावा एक घड़ी भी गिफ्ट कर दिया. The value of such shall be included in the income of CA under head PGBP. PGBP का इनकम माना जाएगा ये. ठीक है. टैक्सेबिलिटी ऑफ स्कॉलरशिप होता है ना, बहुत स्टूडेंट लोगों को स्कॉलरशिप मिलता है. हाँ. तो बेटा वो भी तो गिफ्ट ही है. पर वो तो ऑथराइज्ड अथॉरिटी मतलब हाँ. अथॉरिटी से मिल रहा है. हाँ, तो यहाँ पे बोल दिया एनी स्कॉलरशिप रिसीव बाय ए पर्सन फॉर मीटिंग ऑफ द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स. लेकिन बेटा ये बात लिखना जरूरी था. हाँ. वरना अगर नहीं लिखता तो 56(2)(10) के हिसाब से ही कैश गिफ्ट हो जाता. हाँ. तो गिफ्ट हो जाता तो फिर टैक्सेबिलिटी में आ जाता. और 50,000 के ऊपर भी तो हो ही सकता है. हाँ. तो फिर तो और कहानी आ जाता. तो गवर्नमेंट बोला नहीं, इसको साइड में लिखी दो ताकि ये कहानी से बात हो जाए, क्योंकि आपके भी मन में फीलिंग आया ना कि तो गवर्नमेंट अथॉरिटी से मिल रहा है, इस पे टैक्स क्यों होगा. हाँ. तो देखो गवर्नमेंट भी लिख दिया नहीं बाबा, इस पे टैक्स नहीं लेंगे. आपको कोई अवार्ड या रिवॉर्ड मिला. हाँ. एनी अवार्ड और रिवॉर्ड रिसीव बाय ए पर्सन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स ओके. वेदर सच रिवॉर्ड इज इन कैश और इन काइंड. लेकिन अगर कोई प्राइवेट अवार्ड रिवॉर्ड मिले, होता है ना आपको कोई एनजीओ अवार्ड दिया. हाँ. क्योंकि आप बहुत अच्छा काम किया एजुकेशन फील्ड में. हाँ. मान लो हम यहाँ पे पढ़ाई करवा रहे हैं और गरीब बच्चों को पढ़ाया. हाँ. और ये बात जब किसी एनजीओ या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को खबर मिला इसका, बोलो मेरे सम्मान किया, मेरे को गिफ्ट दिए. ओके. तो फिर इफ सच शैल बी एग्जम्प्टेड इफ सेम हैज बीन अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट. अगर वो जो ऑर्गेनाइजेशन हमको दे रहा है गिफ्ट, वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तब तो फिर एग्जम्प्टेड है. ओके. और नॉट अप्रूव्ड है तो टैक्सेबल है 50,000 के ऊपर. हाँ. ठीक है. Any compensation or any other payment due to receive by any person by whatever name is called in connection of termination of his employment. ये भी एक पॉइंट है बेटा. लॉजिकली तो आप बोलोगे सर पता ही था, हम आपको जॉब से टाइम से पहले निकाल दिया. मेरा 5 साल का एग्रीमेंट था आपसे, ओके. हम आपको 3.5 साल में निकाल दिया. 1.5 साल पहले अगर आपको निकालेंगे आपको कंपनसेशन देंगे ना. हाँ. रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन बोलते हैं इसको. हाँ. हाँ. ये सैलरी में था. ये सैलरी एड में टैक्सेबल होगा, यहाँ इसका बात ही नहीं होना चाहिए. हाँ. तो देखो यही बात यहाँ पे लिखा है. ओके. हाँ, लेकिन अगर सैलरी एड में टैक्सेबल नहीं हुआ कोई कारण से अगर, तो अदर सोर्स में. हाँ एकदम, मतलब गवर्नमेंट छोड़ा नहीं कहीं पे उसको. हाँ. तो ये था. अब यहाँ पे 2-4 नाम दिया, ये आपको पता ही है. बिसाइड द अबव देयर आर सम अदर इनकम्स विच आर नॉट चार्जेबल, विच आर चार्जेबल सॉरी अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. हाँ. ऊपर बहुत सारे आइटम पड़े थे ना. हाँ. स्टार्टिंग फ्रॉम योर फर्स्ट आइटम क्या था, डिविडेंड. डिविडेंड. हाँ. डिविडेंड से लेके गिफ्ट तक. हाँ. अब देखो यहाँ पे कुछ और छोड़कर. हाँ. उससे छोड़कर उनको छोड़कर भी आपको कोई फीस कमीशन मिलता है बाई एम्प्लॉय फ्रॉम अ पर्सन अदर देन हिज एम्प्लॉयर. ओके. जैसे हम स्कूल का पेपर चेक किया, हमको सैलरी मिला. हाँ. और हमको एक्स्ट्रा पैसा भी मिला, मान लो एक्स्ट्रा काम करने का, वो भी अंडर द एम्प्लॉयमेंट ही मिला ना. तो वो मेरा सैलरी एड में टैक्सेबल होगा बेटा. हाँ. लेकिन हमको सीबीएसई बोर्ड दिया कोई फीस, बोर्ड का पेपर चेक करने का, वो मेरा एम्प्लॉयर है क्या? सीबीएसई मेरा एम्प्लॉयर है कि एशियन इंटरनेशनल स्कूल मेरा एम्प्लॉयर है? स्कूल है. तो मेरे को सीबीएसई पैसा दिया. अदर सोर्स में. हाँ, हम सीए इंस्टीट्यूट का पेपर सेट करके दिया या पेपर चेक करने में मदद किया? अदर सोर्स. अदर सोर्स. एनी एन्यूटी रिसीव्ड अंडर अ विल इट डज नॉट इंक्लूड एनी एन्यूटी रिसीव्ड बाय एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय. एन्यूटी खाली नाम याद करो, क्योंकि एन्यूटी मिलता है अगर, तो वो अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा. ठीक है. इसका कोई डिटेल मतलब है नहीं उतना. ऑल इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी. इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज तो ऊपर पढ़ ही चुके ना. हाँ. इसके अलावा भी कोई भी इंटरेस्ट मिलता है, चाहे वो बैंक डिपॉजिट पे मिले, एफडी करके रखे हो, हाँ. आप किसी को लोन दे के रखे हो, वहां से इंटरेस्ट मिल रहा है, ओके. तो वो भी अदर सोर्स में आएगा ना. हाँ. इनकम फ्रॉम टेनेंट फ्रॉम सब लेटिंग. अच्छा, हम अगर घर भाड़ा पे देते हैं तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा. हाँ. लेकिन अगर हमको कोई घर भाड़े पे दिया, शुभांगी, हमको शुभांगी रॉय घर भाड़े पे दी, हम शुभांगी रॉय को भाड़ा देंगे. हाँ. शुभांगी रॉय का कौन सा हेड में टैक्सेबल होगा? हाउस प्रॉपर्टी. हाउस प्रॉपर्टी. वही घर आगे हम अभिषेक सर को भाड़े पे दे दिए,
ओके। मतलब भाड़े को सब लेटिंग बोलते हैं उसको। हाँ लेटिंग हो गया, आप जो हमको प्रॉपर्टी लेट आउट किए हाँ। और हम आगे लेट आउट किया उसको बोलते हैं सब लेट आउट या सब लेटिंग। तो वो भी तो हाउस प्रॉपर्टी की है? नहीं बेटा, वो मेरा हाउस प्रॉपर्टी है क्या? ओ अच्छा, नहीं। हाँ, थिंक वहां पे हाउस प्रॉपर्टी में बेटा डेफिनेशन में लिखा है कि आप घर के ओनर होने चाहिए। हाँ हाँ हाँ। तो ये तो मेरा, हम ओनरशिप में नहीं है उस घर का, नहीं नहीं। तो ये क्या हो गया मेरे लिए? ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। रेम्यूनरेशन रिसीव बाय ए टीचर और अ लॉयर फॉर डूइंग एग्जामिनेशन वर्क। ओके। ये हो गया ना सीबीएसई वाला जो एग्जाम्पल दिया। इनकम ऑफ रॉयल्टी, हमको कहीं से रॉयल्टी मिला, ओके। हम एक बुक लिखा, आप बहुत अच्छा पेंटिंग बनाते हो, हाँ आपका पेंटिंग का बुक पब्लिश किया हुई, ओके। और आपको जितनी वो कमाएगा वो पब्लिकेशन हाउस आपको रॉयल्टी देगा ना उस पे। हाँ दो तरह का एग्रीमेंट होता है, या तो आप एक बार में ब्लॉक पैसा ले लिए उससे, हाँ, अब वो जो करे, या फिर आप बोले तुम्हारा हर साल का इनकम का सर्टेन परसेंटेज मेरा, हाँ तो रॉयल्टी। हाँ। तो ये रॉयल्टी अगर आपको मिलता है, आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगा। डायरेक्टर्स को ना मीटिंग्स में सिटिंग फीस मिलता है, हाँ। अलग से सेपरेटली, रेम्यूनरेशन के अलावा, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो गया उसका। ओके। रेंट ऑफ लैंड नॉट अपेटेंट टू एनी बिल्डिंग, खाली जमीन हम किराए पे दिया, ओके। बिल्डिंग के साथ जुड़ा हुआ नहीं, बिल्डिंग के साथ जुड़ा हुआ देता वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होता। हाँ हाँ हाँ। खाली लैंड हम किसी को किराए पे दिया, और लैंड किराए पे देना मेरा काम धंधा नहीं था, वो मेरा मेन बिजनेस नहीं था वो, अच्छा। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चला गया। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, एग्रो लैंड इन इंडिया पे एग्जम्प्टेड है, हाँ। लेकिन आउटसाइड इंडिया का कमा लिए तो रेंट, अदर इनकम। अदर इनकम। इनकम फ्रॉम लीज होल्ड प्रॉपर्टी, लीज पे प्रॉपर्टी दिए। रेम्यूनरेशन रिसीव फॉर राइटिंग आर्टिकल्स इन जर्नल्स, हम पोएम्स वगैरह लिखते हैं, हाँ हमको कोई न्यूज़पेपर कॉन्ट्रैक्ट किया, बोला आप हमारे मैगजीन में अपना हमारे न्यूज़पेपर में हर फ्राइडे एक आर्टिकल आता है, आप उसमें अपना शायरी दो, हाँ। और आपको इतना पैसा पर शायरी या पर मैगजीन जितना छपेगा उस पर आपको इतना पैसा देंगे हम। ओके। ये मेरा अदर सोर्स ही हुआ ना। हाँ। इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्स, ये मस्त हेड रखा। ऐसा कोई इनकम निकल कर आ गया, गवर्नमेंट चेक किया, मेरा स्क्रूटनी हुआ, हाँ ऐसा कोई इनकम निकल के आ गया जिसका सोर्स ही नहीं समझा पा रहे हैं हाँ कि ये कहां से आया, हाँ। बट आया मेरे बैंक अकाउंट में पैसा, या मेरे कैश में इतना पैसा मिला, ओके। जिसका हम कोई आपको जरिया नहीं बता पा रहे, तो गवर्नमेंट बोला भैया अदर सोर्स में डाल के टैक्सेबल कर दो। ओके। इंटरेस्ट रिसीव बाय एन एम्प्लॉय ऑफ हिज ओन कंट्रीब्यूशन टू एन अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड जो होता है ना, हाँ अपनी क्या पड़ती है, प्रोविडेंट फंड दो टाइप का होता है, एक तो मेरा बॉस जो पैसा जमा करता है मेरे सैलरी से काट के और खुद के हाथ से, हाँ। और एक होता है हम खुद भी बाहर कोई बैंक में प्रोविडेंट फंड अकाउंट खुलवा लिया, अच्छा। जिसको बोलते हैं पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड या अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। वहां से कोई इंटरेस्ट मिला मेरे को, ओके। वो इंटरेस्ट तो अदर सोर्स ही है ना। हाँ। और लास्ट है कैजुअल इनकम, वही ये मतलब कोई भी टाइप से ऐसी कहीं से ऐसे हम किसी का मदद कर दिया, वहां से पैसा आ गया, तो कैजुअल इनकम। हाँ। ये भी इनकम, ये भी। अच्छा, उसके अलावा बोला सैलरी ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, ये नेता लोग को जो सैलरी मिलता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चला जाता है उनका। ओके। इंटरेस्ट रिसीव ऑन सिक्योरिटी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, बहुत जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होते हैं वो कहीं से इंटरेस्ट कमाए, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स माना जाएगा। ठीक है। ग्रेचुटी रिसीव बाय ए डायरेक्टर हु इज नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, तो ग्रेचुटी जनरली सैलरी में जाता है, हाँ। लेकिन वो तब जाता है ना जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप हो। हाँ, ये तो एम्प्लॉय नहीं है। हाँ। डायरेक्टर्स कमीशन फॉर गिविंग गारंटी टू बैंक, मेरे कंपनी को लोन चाहिए, बैंक लोन देने को रेडी नहीं है, बोल रहा कोई गारंटर नहीं है आपका। हाँ। एक डायरेक्टर है जिसका बहुत अच्छा रेपुटेशन है मार्केट में, वो मेरे कंपनी का गारंटी दे दिया, ओके। लेकिन बोला हम फ्री में गारंटी नहीं देंगे, बदले में हमको कुछ चाहिए, कमीशन। हम बोले ठीक है कमीशन ले लो। तो वो कमीशन उस डायरेक्टर का क्या इनकम माना जाएगा, अदर। अदर सोर्स। डायरेक्टर और कमीशन फॉर अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स ऑफ अ न्यू कंपनी, जब कंपनी कोई मार्केट में नया शेयर लॉन्च करता है तो अंडर राइटर्स होते हैं, मेरा डायरेक्टर है वो अंडर राइटर का, उसका काम देखो जिनका अंडर राइटिंग का बिजनेस ही है, हाँ, वो तो बिजनेस प्रोफेशन में जाएगा। हाँ, लेकिन मेरा डायरेक्टर अंडर राइटर बन गया, वो बोला ठीक है हम शेयर बिकवा देंगे। अंडर राइटर कौन होता है, जो कंपनी का शेयर बिकवा दे, एक तरीके से एजेंट। हाँ। तो ये शेयर बिकवाने की एजेंसी का काम मेरा डायरेक्टर कर दिया,
इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। हाँ कैजुअल इनकम का देखो यहाँ पे मीनिंग बताया, वो पढ़ के कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा आइटम बताया, देखो पढ़ लो एक बार लाइन से। कैजुअल इनकम इंक्लूड्स इनकम बाय विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल, रेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस, गैम्बलिंग, बेटिंग और एनी अदर नेचर ऑफ फॉर्म, कार्ड गेम, गेम शो, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम, टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक मोड और एनी अदर गेम ऑफ एनी सॉर्ट। हाँ, और ये तो पता ही चलेगा कि अदर सोर्स है। हाँ, however following income are not charged under the income from other source। अब नॉट का लिस्ट देखो, नेचर आपको ऊपर जैसे ही लगेगा, हाँ लेकिन नॉट का नेचर देखो। लॉटरी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, बेटा आपका लॉटरी बेचने का बिजनेस है, अच्छा, वो तो आपका हाँ, बिजनेस नहीं हो होगा। गया ना। हाँ तो नहीं होगा। हाँ, इनकम ऑफ जॉकी, जॉकी क्या है? जो घोड़ा दौड़ाता है, अच्छा अच्छा, वो भी तो उसका मेन बिजनेस ही हाँ है। वो उसका इनकम, वो उसका अदर इनकम थोड़ी ना होगा, वो उसका प्रोफेशनल इनकम है। हाँ हाँ हाँ। जॉकी होना एक प्रोफेशन है। हम्म, आप और हम बैठ के घोड़ा दौड़ाएंगे, घोड़ा हम लोग को दौड़ा देगा। हाँ, ठीक है। विनिंग फ्रॉम लॉटरी ऑफ मोटर कार रैली, मेरा काम है कार रैली में कार दौड़ाना, अच्छा वो मेरा नॉर्मल इनकम है, कैजुअल इनकम नहीं है। हाँ अच्छा, यहाँ पे अब 2-3 एक एरो करके पॉइंट बोला है, नो डिडक्शन और एग्जाम्पशन इज प्रोवाइडेड इन केस ऑफ कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम में कोई छूट नहीं है। अब बहुत जन क्या बोलता है ना, हम लॉटरी टिकट खरीदा 10,000 रुपया का, मेरा इनाम निकला 15,000 का, तो 5,000 टैक्सेबल होना चाहिए? नहीं, नहीं, एकदम नहीं। पूरा ही हो। हाँ, गवर्नमेंट बोला खर्चा जो लग गया उसको भूल जाओ, हाँ कोई भी चीज माइनस करने नहीं देंगे तुमको कैजुअल इनकम में। हम्म, तुम बोलेगा हम 3 लॉटरी खरीदा, 2 में मेरे को लॉस लगा, 1 में प्रॉफिट हुआ, नो एडजस्ट। नो एडजस्टमेंट, भूल जाओ, और उसका कैरी फॉरवर्ड भी नहीं है। हाँ नो डिडक्शन कैन बी क्लेम फ्रॉम सच इनकम इवन इफ सच एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड एक्सक्लूसिवली ओनली फॉर अर्निंग सच इनकम। अभी तो बात कर लिए, उस इनकम को कमाने के लिए हम कोई खर्चा भी किया वो भी माइनस। नहीं होगा। ये सिर्फ कैजुअल इनकम के लिए बोला है बेटा। हाँ इंटरेस्ट कमाने के लिए हमको बैंक को चार्ज देना पड़ा और देना पड़ा तो वो माइनस हो जाएगा। लास्ट बात, फर्दर डिडक्शन अंडर सेक्शन 82 से 80 यू भी अलाउड नहीं है, मतलब कोई डिडक्शंस भी अलाउड नहीं होगा इसके ऊपर। हाँ और कैजुअल इनकम पे टैक्स रेट आपको बता ही दिया है, 30%। और ये टीडीएस कट के मिलता है, मतलब कैजुअल इनकम पे टैक्स कट के मिलेगा आपको। अच्छा आप लॉटरी वॉटरी का पैसा मिलता है ना आपको अगर, तो वो टीडीएस काट के देते हैं अगर 10,000 के ऊपर का लॉटरी इनकम होता है। अच्छा, देखो यहाँ पे बोल दिया किस पे टीडीएस नहीं कटेगा। विनिंग फ्रॉम लॉटरी अगर अमाउंट 10,000 का, हॉर्स रेस है तो अप टू 5,000, तो ये इतना पे टैक्स नहीं लगेगा। इसके ऊपर अगर आपको इनकम मिलता है तो टीडीएस कट के पैसा मिलेगा। हाँ और कुछ खास काम का बात नहीं है। हाँ, ये एक अच्छा बात है, छोटा सा बात है लेकिन अच्छा बात है, फैमिली पेंशन। बेटा पेंशन जनरली जिसको मिल रहा है वो उसके हाथ में टैक्सेबल है, हाँ लेकिन आफ्टर डेथ ऑफ द मेन एम्प्लॉय उसकी वाइफ को पेंशन मिलता है या फैमिली मेंबर्स को पेंशन का पैसा दिया जाता है। तो अगर वो कोई अदर देन द पर्सन हु इज वर्किंग उसको अगर पेंशन मिलता है हाँ तो फिर 1/3 ऑफ सच पेंशन और 15,000 विचेवर इज लोअर का छूटा, बाद बाकी टैक्सेबल। अच्छा ये बहुत काम का बात है, ये अच्छे से याद रखना। ओके। लेकिन अगर ये पेंशन कोई विडो या चाइल्ड को मिल रहा है, आर्म्ड फोर्स यानी जो फौजी वौजी है हाँ हाँ और उसका लड़ाई के टाइम में डेथ हो गया, यानी अपने काम करते हुए डेथ हो गया, सॉरी खाली लड़ाई नहीं बोलेंगे, मान लो वो एक रेस्क्यू ऑपरेशन में गया, हिमालय में बहुत बड़ा तूफान आ गया था, वहां के लोगों को रेस्क्यू करने गया फौजी, फ्लड आता है तो फौजी लोग आते हैं ना रेस्क्यू करने, हाँ 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 तो उस समय अगर उसका डेथ हो गया तो ड्यूरिंग द जॉब डेथ हुआ ना, हाँ तो अगर उनका पेंशन मिलेगा तो फैमिली मेंबर को एग्जाम तो एग्जाम्प्टेड है पूरा का पूरा। या फिर अवार्ड ऑफ परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वही हो गया गैलेंट्री अवार्ड बेटा, फौजी मरने के बाद उनको दिया जाता है ना, हाँ तो उसमें खाली वो मेडल नहीं देते, पैसा भी देते हैं फैमिली मेंबर्स को, हाँ तो वो भी एग्जाम्प्टेड है। लेकिन अदर देन दिस अगर किसी को मिलता है तो 1/3 और 15,000 विचेवर इज लोअर छूट मिल जाएगा। ये अपने पहले पढ़ चुके हैं, एक बार हम आपको नॉर्मली बता देते हैं डिविडेंड। अब छोटा छोटा टॉपिक है बेटा, मेजर पार्ट खत्म, ओके। लेकिन हम चाह रहे हैं पूरा नोट्स कवर कर ले 10 मिनट के अंदर। देखो सेक्शन 1034 क्या बोला, एग्जाम्प्टेड डिविडेंड डिफाइंड अंडर 15। आपको पहले बोल दिए थे कि डिविडेंड जनरली एग्जाम्प्टेड है। कंपनी को डिविडेंड डिक्लेयर करने पे 15% टैक्स देना पड़ता है, जिसका नाम है डीडीटी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, या सीडीटी भी बोलते हैं, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। हाँ
जनरली डीडीटी और सीडीटी, कुछ भी नाम से बोल लो इसको। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, देखो बेटा नाम ही में तो है। हाँ। तो कंपनी 15% प्लस सरचार्ज प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऑलरेडी दे चुका होता है उसके ऊपर। हाँ। तो ऑब्वियस बात है बेटा, कंपनी अगर उस फिगर पे टैक्स दे चुका हम है क्यों देंगे? तो आप क्यों दोगे? तो इसीलिए डिविडेंड इनकम एग्जम्प्टेड है, लेकिन फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिले तो टैक्सेबल। टैक्सेबल। देखो ये जो 15% है वो अल्टीमेटली 20.55% बन जाता है। वो सेस मिलाकर। हाँ, सेस सरचार्ज सब मिला के। इसके अलावा यहाँ काम का बात कुछ है क्या, देख लेते हैं। देखो यहाँ पे लिख दिया ना, देखो सेकंड यहाँ देखो क्या लिखा, अंडर द एग्जिस्टिंग प्रोविजन ऑफ क्लॉज 34 ऑफ सेक्शन 10 डिविडेंड विद सफर्स डीडीटी, मतलब जिस पर डीडीटी कटता है इज एग्जम्प्टेड इन द हैंड ऑफ शेयरहोल्डर, और जिस पर डीडीटी नहीं कटता वो टैक्सेबल हो जाता है। हाँ। तो इंडियन कंपनी में डीडीटी कट के ही आता है। यहां पे छोटा सा अमेंडमेंट था, जहां बोल दिया 10 लाख के ऊपर अगर डिविडेंड मिले तो वो एग्जम्प्टेड नहीं है, वो टैक्सेबल है। 10 लाख तक छूट है। दस % के रेट से वो टैक्सेबल है। जनरली 10 लाख का डिविडेंड किसको मिलता है? हाँ, बहुत बड़ा शेयर फिगर होगा है। उसका। डिविडेंड का यहाँ पे मीनिंग समझाया है, वो कुछ काम का नहीं है उतना। हाँ, ये बात आपको हम पहले ही बोला था ना, देखो कि अगर कैजुअल इनकम है तो कोई भी खर्चा माइनस नहीं करेंगे, फुल जितना मिला फुल्ली टैक्सेबल। हाँ। और यहाँ बोल दिया देखो, अगर आपको कोई इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स इज द इनकम आफ्टर मेकिंग फॉलोइंग डिडक्शन। क्या बोला? अगर आपको इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज मिलता है तो आप उस पर जितना कमीशन या रेम्यूनरेशन दियो बैंकर को वो माइनस कर लेना। अगर कोई एम्प्लॉयर को सुपरएनुशन फंड या ये सब कुछ मिलता है एम्प्लॉय को, ठीक है, तो वो माइनस में जो खर्चा किया वो माइनस कर लेना। अगर आप घर भाड़े पे देने का काम करते हो तो भाड़ा दियो तो उस पर खर्चा भी तो क्यों घर के ऊपर, तो उस पर भी जितना खर्चा किया वो माइनस कर लेना। मेंटेनेंस का चार्ज नहीं लगता है क्या? करंट रिपेयर ऑफ द बिल्डिंग, इंश्योरेंस दियो तो डिप्रिसिएशन, ये सब माइनस कर लेना। फैमिली पेंशन में तो अभी पड़े थे 1/3 या 15,000 तक का छूट है, तो ये माइनस करके बात करना। अमाउंट नॉट डिडक्टेबल, कोई पर्सनल एक्सपेंसेस है वो माइनस नहीं होगा। इंडिया के बाहर कोई इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो बिना टीडीएस काटे तो कोई छूट नहीं मिलेगा, पूरा पे टैक्सेबिलिटी आ जाएगा। हाँ। इसमें 2 केस स्टडीज दिया, उनको पढ़ लो, चैप्टर खत्म।